हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो हम पढ़ रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। उसके हमने लगभग इसके पहले 3 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं ना। हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम एक छोटी सी एक समरी देखते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक छोटी सी जो है बहुत ही स्मॉल लेंथ की हमारे पास एक वायर थी, है ना, जिसको हमने कहा था बायो सेवर्ट लॉ, है ना। बहुत ही स्मॉल से एलिमेंट के लिए हमने करंट निकालना सीख लिया कि मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना सीख लिया कि किस तरीके से उसके चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम वो बायो सेवर्ट के लॉ के बेसिस पे किए। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा, अब देखो, अब हम उसी बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करके फिर हमने ये निकालना सीखा कि अगर मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी वायर दे दी जाए, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की हमने बात कर ली बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो हम एक बात याद रखना कि हमेशा हम छोटे एलिमेंट को ही ध्यान में रख करके ले रहे हैं। हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। उस छोटे से एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमने बायो सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा है कि हम छोटे से एलिमेंट की हम बात करते थे, तो हम उस छोटे से एलिमेंट का लेकर के हम बायो सेवर्ट अप्लाई करके हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जितनी बड़ी हमें वायर की निकालनी है, फिर उसका हम क्या कर देते थे, हम उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि उस वायर के बहुत ही छोटे छोटे हर जगह जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट लेकर के हम कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने स्ट्रेट वायर की हमने जो किस तरीके से हम जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो बी है किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, है ना, स्ट्रेट वायर के लिए। नाउ अब क्या होगा बच्चे कि अब हमारे पास जो वायर है ना वो स्ट्रेट नहीं रही, अब वो मोड़ दी गई, समझ रहे हो। अब वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ गया, वायर जो है वो स्ट्रेट नहीं रहा, वायर को ऐसे कुछ मोड़ दिया गया, कुछ इस तरीके से ऐसे सर्किल बना दिया गया वायर को, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि अब जब वायर हमारी जब मतलब मोड़ दी गई, मतलब कि अब एक लूप बना दिया गया, समझ रहे हो, लूप। अब मान लो जैसे एक वायर जोड़ा, एक वायर मोड़ दिया गया, मान लो एक और वायर ऐसे मोड़ दिया गया, एक और वायर मोड़ दिया गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हम जो कॉइल्स बनाते हैं, अब जो हम जो अपने फैंस को चलाने के लिए हम जिस मोटर जो होती है ना, मोटर देखो ना, मोटर ठीक है, थोड़ा सा फील करो, मोटर जो होती है ना, तो उस मोटर में क्या होती है, बाइंडिंग हुई रहती है ना। तो बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करने का मतलब क्या है कि हम उसमें बहुत सारे जो है कॉइल्स को क्या करते हैं, इस तरीके से लपेटते हैं, लूप के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखने वाले कि अब हमारे जो है उस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सिंपल सा मतलब थ्योरेटिकली आपको क्या समझना है कि अब आपकी वायर जो है वो सीधी न रह करके क्या हो गई, मुड़ गई, है ना। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे। हमने कहा सर्कुलर वायर है भाई, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर वायर है। तो सर्कुलर वायर के एंड पर, सॉरी सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, हम एक बार ये निकालेंगे। और दूसरे केस में हम ये देखेंगे कि मान लो अब एग्जाम में ऐसे आता है क्या कि सर्कुलर वायर के सेंटर पर ही निकालना है, इसके आपको एक्सियल पॉइंट पर यानी कि सेंटर से कहीं इस डिस्टेंस पर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो दूसरा वाला जो केस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो दूसरा वाला केस जो इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले हम पहले वाले केस का डिस्कशन करेंगे। और पहले वाले केस के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए तो आप पहले हेडिंग क्या लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। क्या हेडिंग लगाया आपने, देखो आप हेडिंग लगा लो। ओके बच्चे, तो आपने हेडिंग लगा ली, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मतलब मेरे पास वायर है, वायर हमारा ऐसे सर्किल के फॉर्म में है, और अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहाँ निकाल रहे हैं, एट इट सेंटर। हम इसके भी सेंटर पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लिया। देखो कुछ नहीं, समझते हैं, बहुत ही आसान है। तो आपने कहा सर मेरे पास एक वायर था, और वो वायर कैसा है, हमारे एक वायर जो है हमने उसको एक सर्किल का रूप दे दिया है। अब भाई देखो, अगर सर्किल है तो सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी। अब हम उस वायर में क्या करेंगे, एक करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो हमने कहा सर मेरे पास एक ऐसे एक सर्किल का एक वायर था। अभी ऐसा सर्किल मत बनाना, ध्यान समझो, है ना। हमने इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कहीं से कट कर दिया, क्या करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए। हमने इसको किसी बैटरी से अटैच कर दिया, इस तरीके से जो है हमने इसको किसी बैटरी से जो है अटैच कर दिया, ठीक है। तो भाई अटैच कर दे तो मान लो करंट आप कैसे भी फ्लो करा सकते थे, आप इधर से भी फ्लो कराते, तो हमें कोई ना कोई कंडीशन लेकर के चलनी पड़ेगी ना, उसके बेसिस पे हम डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। बट फिलहाल हम कोई भी कंडीशन लेकर के चलते हैं। तो हमने कहा कि मान लो हमारी जो करंट है वो इधर से ऐसे फ्लो हो रही है, आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। अब आई अमाउंट यहाँ भी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से फाइनली जो आई अमाउंट की जो करंट है वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, अब इस सर्किल का क्या है भाई, हमारे पास सेंटर है, और हमें इसी सेंटर पर क्या करना है, मान लो ये सेंटर हमारा ओ है, और हमें इसी सेंटर पर क्या करना है, हमें अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के थ्रू जो कितना क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, और मान लेते हैं कि देखो अब क्या करेंगे, सिंपल देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इन सारे के सारे रूल्स यानी कि जितने भी फॉर्मूले मिलने हैं, हम इन सारे फॉर्मूले में हम पहले हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बायो सेवर्ट लॉ।
है ना, बायो सेवर्ट लॉ। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर भी एक बहुत ही छोटा सा जो है, बहुत ही छोटा सा, है ना, करंट एलिमेंट लेने वाले हैं। करंट एलिमेंट मतलब आपने कहा कि सर यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटा सा जो है करंट एलिमेंट ले लेते हैं और उसको हमने क्या दिया सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएल। याद करो करंट एलिमेंट हम कैसे लेते हैं, डीएल। तो हमने कहा कि हमने बहुत ही एक छोटा सा, जैसे देखो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने यही यूज़ किया था। हमने एक बहुत ही छोटी सी हमने एक करंट एलिमेंट ली थी और उसकी जो डायरेक्शन थी वो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन के अलॉन्ग थी, है ना, वो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन के अलॉन्ग थी। और वहाँ पे हम बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करके, भाई देखो बायो सेवर्ट लॉ हम अप्लाई किस लिए करते हैं, एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया और उसकी हमने लेंथ बता दी कितनी है भाई, डीएल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो माना हमने क्या कहा कि कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर वायर है ना, ऑफ, और हमने इसको कैसे करते हैं, हमने इसको लूप में बना दिया, मतलब ऐसे सर्किल के फॉर्म में बना दिया। लूप हमने कर दिया है, लूप ऑफ, उसकी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं भाई उसकी रेडियस कितनी है, आर है। हमने उसकी रेडियस कितनी मानी है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरे वायर की जो रेडियस है वो कितनी, हर जगह आर है, ठीक है ना, रेडियस आर। अच्छा, अब अगर देखो रेडियस आर है, ठीक है, तो यहाँ भी हर जगह आर होगा, हर जगह, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर होगा। अच्छा, अब मेरी बात समझना, हमें निकालना है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट ओ पर निकालना है। तो हमने कहा कि अच्छा पहले ये भी बता दें कि हमारी जो वायर में जो करंट है वो कितनी जा रही है, आई अमाउंट की करंट जा रही है ना, एंड वायर कैरी करंट आई एम्पियर, ठीक है, आई एम्पियर की जो है वायर वो करंट ऐसे कैसे भी फ्लो करा सकते थे, आप ऐसे भी करा सकते थे, बट उससे फर्क नहीं है, बस उससे क्या होगा, उससे आपका डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, सिंपल। अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड लेकर के चलना पड़ेगा ना, है ना। चलो, अच्छा, तो हमें यहाँ पर निकालना है, हमें यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड बी एट पॉइंट ओ। हमें पॉइंट ओ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सेम वही काम, हमने कहा कि सर हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे के पूरे वायर, हमारी ये जो पूरी की पूरी जो वायर है ना, हम इसको छोटे 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 बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। समझ रहे मेरी बात, हम इसको बहुत ही छोटे 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 पार्ट में क्या कर लिए, तोड़ लिए। तो मान लो कि एक पार्ट हमें यहाँ पर ऐसा मिला, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे पार्ट मिला, ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा हमें पार्ट मिला, और इसी स्मॉल से पार्ट को हमने क्या कर दिया सर, हमने इसको मान लिया करंट एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि सर हम ये कर लेते हैं क्या, कि लेट होल लूप, है ना, दैट इज जो आपका जो वायर है, लूप का मतलब क्या, वायर जो है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसके बजाय हमने इसको तोड़ दिया, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट। हम इसको क्या किया, हमने इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, और करंट एलिमेंट, और उसी करंट एलिमेंट को हमने क्या कहते हैं भाई, डीएल। तो मान लो कि एक हमें यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही पार्ट मिला होगा, समझ लो, जैसे आपने कहा मेरे पास एक ऐसे मुड़ी हुई ऐसे एक वायर थी, है ना। आप जब इसको देखो बच्चे, आप जब ऐसे जब इसको बहुत ही छोटे से अमाउंट में ऐसे तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, ये एक स्ट्रेट टाइप की ऐसे वायर मिलेगी। जब हम इसको ऐसे जूम करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा लगेगा ना कि एकदम ऐसा सीधा है, स्ट्रेट है ना। याद आया, बायो सेवर्ट लॉ हम एक बहुत ही स्ट्रेट वायर के लिए हम बहुत ही एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, तो ये जस्ट कुछ वैसा ही एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे फिर से वही बायो सेवर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई बात आपने, मतलब इतनी बात बताओ, आपको समझ में आ रही है ना। देखो ये एप्लीकेशन है बायो सेवर्ट का, यही एप्लीकेशन है कि हम हर जगह पे क्या करें, बायो सेवर्ट का यूज़ कर पा रहे हैं। वो चाहे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, चाहे एक लूप वाला आपका वायर हो, चाहे जैसा भी हो, हर जगह हम एक छोटे से ही एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ना। छोटे एलिमेंट को हम लेकर के करेंगे, हम अचानक से बड़ा सा नहीं निकाल सकते। पहले हम छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे कि पर्टिकुलर उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, याद आ गया, आ रही बात समझने। यहाँ पे डीएल हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको वेक्टर के थ्रू शो कर देंगे। तो हमने कहा सर बाय यूजिंग, समझ लेना ये वाला देखो बहुत आसान है। इसके बाद वाले में आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा, है ना, मतलब बस इमेजिन करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। तो हमने कहा सर बाय यूजिंग, और वो आते भी हैं 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, इसमें टी आपका साइलेंट होता है। बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, भाई क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था, आपने यही तो पढ़ा था। आप अगर वेक्टर फॉर्म में लेते थे तो क्या कहते थे, आप ये कहते थे ना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डी एल क्रॉस आर, है ना, अपॉन
आर क्यूब, ये हम वेक्टर फॉर्म में लेते थे। तो हमें तो सर फॉर्मूला जब हम यूज़ करते थे तो हम तो वेक्टर फॉर्म में ही लगाते थे, हम उसको बिना मतलब एक स्केलर फॉर्म में लेते थे, तो हम क्या कहेंगे, और हम ये भी कह सकते हैं डी बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता था। बोलो ठीक, ये वेक्टर हटा देते हैं। ओके ओके ठीक। देखो अब आपने सर कहा कि, मेरी बात समझना बच्चे यहाँ से, आपने कहा सर हम ये वायर की है ना बहुत ही छोटी सी लूप ली है, बहुत ही मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, ठीक है सर। और मेरे पास यहाँ पर रो है, सॉरी मेरे पास यहाँ पर सेंटर है, ओ है, और यहाँ पे हमने छोटा सा हमने एक एलिमेंट ले लिया। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू हम अगर हम इसकी एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, बताओ मेरी बात, अगर हम एक रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें इस रेडियस का जो एंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो थीटा है, देखो याद आया, हम जो यहाँ पे बायो सेवर्ट अप्लाई करते थे तो हम यहाँ पर मान लो कोई लेते थे, यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते थे और उसके थ्रू हम ये मानते थे तो यहाँ पे हमें एंगल कितना मिलता था, थीटा मिलता था। बट हमें पॉइंट यहाँ पर लिया है ना, पर्टिकुलर हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पर देखो हर जगह वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ लो मेरी बात। तो आपने कहा सर कि एज वी नो, ये बात आप बता दोगे, एज वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर, और ये होता भी है भाई, ये होता भी है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ सरकमफेरेंस। समझ में आ रही है ये राइटिंग, ज़्यादा गंदी तो नहीं है, सरकमफेरेंस, ठीक है। अच्छा चलिए, एज वी नो द रेडियस इज परपेंडिकुलर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। मतलब आपने कहा सर मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ से क्या किया, हमने रेडियस के थ्रू हमने इस अपने मतलब ये हमारी सर्कमफेरेंस होती है ना, देखो भाई, देखो सर्किल की ये पूरी की पूरी क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। ये क्या होती है भाई, ये होती है पूरी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। कितने बच्चों को नहीं पता है, सबको पता होगा, है ना, 2 पाई आर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो हमने कहा सर हम यहाँ से जो रेडियस हम जो ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ पे मान लो अगर हमने बहुत ही स्मॉल सा अगर हमने करंट एलिमेंट अगर हमने लिया है, तो ये जो रेडियस हमने इस पर जो फॉल हुई, ये देखो ये इस पर कैसी परपेंडिकुलर है, आरी भाषा में ये इस पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो अगर सर ऐसा है तो क्या हम जो थीटा है, दैट इज हम जो थीटा है सर, क्या हम वो 90 डिग्री नहीं ले सकते, बोलो 90 डिग्री नहीं ले सकते। यहाँ पे ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री ही तो होगा। अच्छा, तो हम क्या कर देते हैं, साइन थीटा की जगह क्या रखते हैं, 90 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, मतलब साइन 90 इज इक्वल टू क्या, 1, एज वी नो। सो साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कैसे याद रखते हैं, साइन हमारा कैसा है, साइन हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने आपको कई बार बताया, साइन अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि 0 से हमारी वैल्यू बढ़ती है, जैसे साइन 0 0, ठीक है ना, फिर 90 आते 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 1। कॉस हमारा क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे याद रखो, कॉस 0 की वैल्यू 1 और 90 आते 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 0, ऐसे याद रखो। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन तो 0 से 1 और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन तो 1 से 0। क्लियर है, चलो। तो साइन 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो रख देते हैं यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं भाई, कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल और इंटू इसकी जगह 1 ही रख देंगे अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइनली आपको जो है वो डीबी मिल गया। किसके थ्रू, एक स्मॉल से करंट एलिमेंट के थ्रू आपको मिला है ना। ये बता दोगे आप, क्या कीजिए, आपको ये जो डीबी मिला है वो ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। बोलो, ये बात समझ में आ गई, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान, और ये आते भी है एग्जाम में, ठीक है। तो स्मॉल करंट के थ्रू, मतलब सॉरी स्मॉल करंट एलिमेंट के थ्रू भाई आपको जो है वो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है मिल गया सेंटर पर। लेकिन आपने कहा सर नहीं मेरी वायर तो भाई इतनी बड़ी है, वायर तो मेरी इतनी बड़ी है ना, ये पूरी इतनी बड़ी वायर है ना, यहाँ से लेकर के ऐसी पूरी ऐसी ये है ना इतनी बड़ी वायर। तो आपने कहा सर हम क्या कर ले, अब हम ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे डीएल एलिमेंट ले लें और फिर सभी को आपस में ऐड कर देंगे। यही तो होगा। देखो बेसिक रूल क्या है बच्चे, यही तो है कि हम क्या करेंगे, हम सभी बहुत ही एक बार और यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे फिर एक बार और छोटा सा पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पर, और हर जगह आपको 90 डिग्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ करोगे तो नहीं यहाँ पे तो एंगल जो बदल गया, नहीं। अब यहाँ पर भी आप ऐसे सोचना, आप यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे आपने एलिमेंट ले लिया तो ये कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हर जगह रेडियस क्या होती है, सर्कमफेरेंस के साथ हर जगह 90 डिग्री का एंगल दैट इज परपेंडिकुलर होती है। बहुत अगर एक छोटे से स्मॉल पार्ट को अगर आप लेकर के देखोगे तो, ठीक है भाई। तो आपने कहा कि सर ठीक है इतना हुआ। अब देखो, तो हम क्या करें, हम बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट हर जगह छोटे छोटे। सर ऐसा कितनी बार करेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। ये छोटा एलिमेंट कहने वाला समझ रहे, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो सर कोई लिमिट तो है नहीं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। मैंने आपको कई बार बताई, ये आप चीज़ें आप याद रख लो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ से हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर इस पूरे वायर का हम क्या कर देंगे, मतलब अगर हमें
मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा पूरे इस वायर के थ्रू, है ना, एट सेंटर पे, तो हमें उसका करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि हमेशा इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम डी के फॉर्म में, मतलब जैसे कहते हैं ना डी एक्स, ऐसे डी टी, कुछ समथिंग इस तरीके से। देखो तो आपने कहा सर कि अगर हम बात करते हैं टोटल की, है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, टोटल मैग्नेटिक अगर हम फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट ओ, तो कितना हो जाएगा भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। देखो तो आपने कहा सर हम इसका कर देते हैं क्या, इंटीग्रेशन, दैट इज क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू डी बी। अब बताओ डी बी की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये सभी बेसिकली कांस्टेंट ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट आपको पता होगा, आर स्क्वायर भी आपको पता होगा कि आपने वायर की जो रेडियस है कितनी रखी है। तो क्या करते हैं यहाँ से हम सभी चीज़ें कॉमन ले लेते हैं, मतलब हटा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब हमें इसी डीएल का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब बताओ इस डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, अगर आपने देखा है मेरा वीडियो तो आपको ये समझ में आएगा, इस डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला था कि बच्चे आप एक फॉर्मूला याद रखो इंटीग्रेशन का, क्या होता है, जैसे आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर एक्स डी एक्स होता है, क्या होता है भाई, एक्स डी एक्स होता है, एक्स डी एक्स होता है, तो उसका देखो हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे समझो कि एक्स के पावर, जिन बच्चों को पता है वो आगे बढ़ेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना, अभी हमारा ये इंटीग्रेशन वाला भी मैथ्स में स्टार्ट होने वाला है। तो एक्स की पावर अगर एन होता है और अगर हमें उसका क्या करना होता है, अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो बेसिकली इंटीग्रेशन इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, है ना। तो आपने कहा सर एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास, अगर देखो बात समझो मेरे बच्चे, है ना, आपने कहा सर अगर मेरे पास केवल, अगर मान लो यहाँ पे भाई देखो डीएल का मतलब क्या, कुछ नहीं तो 1 है, बात समझना, डीएल का मतलब कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अच्छा सर 1 का अब हम इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं, तो सर क्या करेंगे, तो क्या ये बताओ इस 1 को हम एल के पावर 0 बोल सकते हैं, एक्स के पावर एन दैट इज एल के पावर 0। भैया किसी की भी पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो चाहो आप एल लिखो, चाहो आप एल के पावर 0 लिखो और इंटू डी एल। अब इसका आप इंटीग्रेशन देखो करो तो कैसे, दैट इज एक्स के पावर एन डी एक्स, यहाँ भाई एक्स था तो यहाँ डी एक्स, यहाँ एल है तो यहाँ डी एल है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1। ओके ओके ओके, तो आपने कहा सर एक्स यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पे हमारे पास क्या एल है, तो एल के पावर 0 प्लस 1, बोलो एल के पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, बोलो यही तो होगा, यही तो होगा, आ रही बात में। अच्छा एल के पावर 0 प्लस 1 का मतलब क्या, एल अपॉन 1, दैट इज कितना है, एल आया। आगे बात में, तो इस डीएल का इंटीग्रेशन कितना करोगे आप, एल करोगे। सिमिलरली इस डीबी का इंटीग्रेशन भी आपको कितना मिलेगा, बी मिलेगा। क्लियर है, बोलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सर ने बोला है डीएल है तो डीएल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, ये रीजन है, ये आप फॉर्मूला याद रखो, ये आप फॉर्मूला याद रखो, ये आपको इंटीग्रेशन में भी अभी काम आएगा। बहुत मजे से पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सिंपल, कुछ नहीं, अभी आप कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। सर बोलेंगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कुछ और फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, अभी आपको देखो केवल इसी फॉर्मूले की जरूरत है ना। मे भी ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, मे भी ज़्यादा साइन और कॉस की पड़ेगी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता चला आया हूँ स्टेप बाय स्टेप, है ना। अगर आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख रहे हो तो एक्स के पावर एन डी एक्स का भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एन भैया अगर यहाँ पर अगर एन की जगह मान लो अगर यहाँ पे 2 होता, बात समझ गए, अगर n की जगह 2 होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, 2 प्लस 1, यहाँ पे भी क्या कर देते, यहाँ पे भी हम n की जगह 2 रख देते, तो कितना हो जाता, x के पावर 3 अपॉन 3। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है ना। तो सिमिलरली हमने इस बेसिस पे हमने इसको भी रख दिया भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, डीएल है तो डीएल इंटू क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1 के पावर 0, तो सॉरी एल के पावर 0, एल के पावर 0 का मतलब क्या है, दैट इज, अब कंपेरिजन करो x के पावर n वाले से कंपेरिजन करो तो x के पावर n एल के पावर 0 क्या होता है, सेम सारी चीज़ें। क्लियर है, ये बात बताओ क्लियर है। तो आपने कहा सर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, ठीक है ना। देखो जो बच्चे बायो वाले होंगे उनको भी रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि सर नहीं रट ले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कितनी चीज़ें रटोगे, अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपने कहा सर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हमारा बाहर ही आ गया था, आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू हमें यहाँ से क्या मिला, इंटू एल। अच्छा अब सर ये L क्या चीज़ है, L क्या बोला है भाई, L क्या चीज़ है, ये देखो L आपका क्या है, उस जैसे हमने कहा सर मेरे पास ये वायर थी, ठीक है, ये वायर थी और इस वायर की कोई ना कोई लेंथ होगी यहाँ से लेकर के, दैट इज हम इसको मान लो ऐसे अगर खोलते हैं, हमने इसको ऐसे खोला पकड़ करके, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यही क्या इसकी लेंथ है, तो इसी लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, सरकमफेरेंस।
आ गई बात समझ में? इसी लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं? सर्कमफेरेंस। और सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। ये तो होता है सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई? 2πr। तो अपने कहा सर हम इस एल की जगह क्या रख दें? 2πr। क्लियर है? बोलो इतनी बात समझ में आती है आपको? तो आपने कहा सर ठीक है, b इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन r स्क्वायर इंटू 2πr। देखो ये एक आर से ये एक आर कैंसिल, ये टू जा ये कैंसिल, और ये पाई से पाई कैंसिल। तो कितना बचा भाई आपके पास? आपके पास ये बच के बची क्या? b इज इक्वल टू म्यू नॉट, देखो क्या बचा? म्यू नॉट और अपॉन म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई, यहाँ से तो ये सारी चीज़ें कटी गई। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, ये फाइनली आपका फॉर्मूला मिला क्या? कि अगर आपका एक जो वायर है अगर एक सर्कुलर लूप में होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पर, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये आएगा। क्लियर है ये बात? बताओ आप इसको एक बार फिर से देखो वीडियो को, बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत आसान है। ठीक है ना? ना हमने इसकी बात करी। अब देखो क्या है, देखो अब हमें क्या मिला ना कि अभी मेरे पास मान लो एक वायर था, तो एक वायर के थ्रू मान लो हमारा कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वो तो बहुत ही छोटा सा होगा ना। अब हम क्या करते हैं, तो अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मान लो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करनी होती है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करनी होती है, तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे वायर को क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे, बहुत सारे वायर को ऐसे क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो भाई अगर देखो अगर एक लूप में, मेरी बात समझना आप बच्चे, अगर एक लूप में मैंने आपसे कहा कि सर मान लो एक लूप में आपको एक टेस्ला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मान लो आपको समथिंग एक अमाउंट की जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो मान लो आपने सर 100 लूप आपने देख लिया। जैसे आपको मोटर देखते हो, मोटर कितनी ज़्यादा उसमें बाइंडिंग हुई रहती है, कितनी ज़्यादा उसमें कॉइलिंग हुई रहती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हम क्या करते हैं, देखना कभी ऐसा नहीं करना कि फैन वैन को खोल करके निकाल दिया, सर ने बोला था देखने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मार बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी, फालतू खराब हो जाएगा वो सब सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कोई अगर आपके पास कबाड़ वबाड़ में हो तो उसको देखना, बहुत ज़्यादा क्या करी जाती है, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग करी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइलिंग करी जाती है। तो मान लिया हमने कहा सर हमने मान लो n कॉइलिंग कर दी। अब ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा कॉइलिंग करो, एक बार करो, 1000 बार करो, 100 बार करो, है ना, 10,000 बार करो, कितनी बार कॉइलिंग करो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो मान लो देखो इतनी चीज़ें पहले आप नोट डाउन कर लो, इतनी चीज़ें मिटाते हैं, मिटा दी जाए, चलो मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखो बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा भाई कि लेट कर लें, है ना, क्या लेट कर लिया जाए कि हमारे पास ये जो मतलब हमारा ये जो कॉइल है ना, हमने कहा कि लेट सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स। भाई टोटल कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, है ना। आपने कहा नहीं मैं सर मतलब बहुत ज़्यादा मैं घुमाएगा। ठीक है, तो आप चलो घुमाओ इसको। तो यानी कि अब आपका देखो, अभी आपका जो b था वो क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r था। तो अब क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n। अब जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो, है ना। बार बार वायर को क्या कर दो, लपेटो, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके बेसिस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका हमेशा आता है एग्जाम में, ऐसा कई टीचर बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं आता है। हाँ सच में आता भी है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 3 मार्क्स का आ सकता है वो आपका क्वेश्चन, तो उसको आप ध्यान से समझिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े से अपने करंट की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा सर डायरेक्शन कैसे क्या इसका डिसाइड किया जाए। अभी तो हम वो सर्कुलर वाले कैसे करते थे, ये ऐसे लगा करके ऐसे मोड़ लेते थे, है ना, इस तरीके से लगा करके ऐसे मोड़ लेते थे, तो ये सारी चीज़ें बताते थे। अब सर इसमें क्या कैसे करना है, देखो थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं। डायरेक्शन का क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ बी, है ना, इन सर्कुलर कॉइल। देखो मान लो आपने कहा सर मेरे पास अभी हमने जो अपना जो फिगर बनाया ना, वो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बढ़िया सा आप बनाना, ऐसा मत बनाना, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे निकली, ऐसे, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमारी क्या थी, मान लो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हमारे पास इतनी डिस्टेंस पर कोई एक आर पॉइंट था, और इस पॉइंट पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी। सर क्या हो जाएगा इस पर, जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो सेम वही कहानी है, कुछ नहीं करना है। आपने कहा सर हमारी जो करंट है वो देखो ऐसे इस तरफ फ्लो हो रही है। आपने कहा सर हमारी जो करंट है वो इस तरफ ऐसे फ्लो हो रही है। सेम वही चीज़ क्या करोगे, यहाँ पे आपने ऐसे हाथ लगाया, ठीक, ये आपका थंब करंट की डायरेक्शन में, ये गया थंब। देखो यहाँ पे आपने छोटा सा करंट, आपने एक बहुत ही छोटा सा आपने करंट एलिमेंट लिया ना, तो करंट एलिमेंट यानी कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखो ऐसी है, तो आपका अंगूठा भी कुछ ऐसे होगा,
अब आपने ऐसे किया, ठीक है। अब आप अपने कर्ल को ऐसे मोड़ो, तो कर्ल को अगर आप मोड़ोगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट जाता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगली बात सुनने तो लिख लो, जो डायरेक्शन ऑफ बी होगा इस केस में, डायरेक्शन ऑफ बी मतलब डायरेक्शन ऑफ बी मत लिखना, मैग्नेटिक फील्ड लिखना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर के अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के थ्रू। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अच्छा मान लो सर आपने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, करंट की डायरेक्शन जो है सर ऐसी नहीं दी गई थी, ऐसी दी गई थी एग्जाम में सर, ऐसे आया था, ठीक है, ये इस तरीके से। अब सर करंट हमारी ऐसे जा रही थी, समझ गए, करंट ऐसे जा रही थी, यूं इस तरीके से जा रही थी, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे सेंटर पर क्या करना था, निकालना था। तो देखो ये ऑलरेडी आप बना दो ना, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपको पता है कि हाँ भाई प्लेन हमारी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। देखो आपने कहा सर हम यहाँ पर क्या कि मान लो हम जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमने एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो करंट के ऐसे अलॉन्ग होगी, मतलब ये ऐसे इस तरीके से इधर की तरफ ऐसे भागेगा, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पे ऐसे अपने थंब को रखते हैं, ऐसे तो रखेंगे, और हमेशा देखना ये ध्यान देना ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये ठीक है। तो आपने ऐसे थंब को रखा और यूं ऐसे मोड़ा, तो देखो ये इस तरीके से आपने किया, यूं इस तरीके से। इस देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इस पॉइंट को आप कैसे कर रहे हो, ऊपर की तरफ ला रहे हो, ऊपर की तरफ ला रहे हो। तो ऊपर की तरफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियस बात है डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डॉट, तो आप क्या बता दोगे, ऑलरेडी आपने अगर ये डॉट भी बना दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अच्छा कहेगा अच्छा बच्चों को पता है। तो आप ये बता दो यहाँ पे कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो होगी वो नॉर्मल तो होगी, लेकिन नॉर्मल दो तरीके से होता है ना, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो आपने कहा सर नॉर्मली क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, है ना, या अपवर्ड कह लो, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। नाउ अब हमने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब अभी हमने क्या किया, अभी हमने सेंटर पर निकालना सीखा है कि किस तरीके से सेंटर पे, हाँ है ना, हमें जो फॉर्मूला मिला है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस बहुत सारे ऐसे लूप बना देगा, ऐसे आधा लूप बना देगा, ऐसे पूरा लूप बना देगा, फिर ऐसे कोई एक छोटा सा ऐसे आर्क बना देगा, बोलेगा कि चलो इसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हम यहाँ से भी अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट अपना हम जो डेरिवेशन देखने वाले हैं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सेंटर पर निकालना सीख लिया। अब हम कहेंगे कि नहीं अब सेंटर पर नहीं है, अभी सेंटर के किसी एक्सियल पॉइंट पर है, मतलब ऐसे लूप के बाहर कहीं भी ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, कहीं भी, मतलब कहाँ पर होना चाहिए, हमारे एक्सियल पॉइंट पर, कुछ ऐसे एक्सियल पॉइंट ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इतनी चीज़ें मिटा दे, हो गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। देखो बच्चे बहुत ही इसको ध्यान से समझना, है ना। आपके जो होश है ना वो भी उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले क्यों हैं, देखो ये थोड़ा सा 3D में है ना, तो इस वजह से यहाँ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा खींच सको कन्फ्यूज़न होना तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। देखो है क्या, कुछ नहीं, सिंपल। आपने कहा सर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और कैसा निकालना है, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। अभी भी हमारे पास क्या है, वही वायर है, लेकिन अब हमें उसके एक्सिस पर निकालना है ना। अब हमें इसके सेंटर पर नहीं निकालना है। तो मान लो सर मैंने कहा कि मेरे पास भाई कोई जो है एक ऐसे वायर था, अच्छा ये ऐसा फिगर क्यों बनाया गया है, ऐसे फिगर बनाने का मतलब है कि हमारा ये बच्चे ये 3D शेप में इमेजिन कर पा रहे हो आप, इमेजिन नहीं कर पा रहे, चलो अभी इमेजिन कराते हैं, फील करोगे अभी, अब देखो मस्त कहोगे सर मजा आ गया। देखो आपने कहा सर ये मेरे पास अभी वायर है और ये वायर हमारे 3D शेप में रखा गया। 3D शेप का मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो अब जैसे जो बच्चियां होंगी ना, यानी कि जो गर्ल्स होंगी ना, वो अपने हाथों में कुछ कंगन वंगन वैसा कुछ पहनी होंगी, ठीक है ना। तो उनको आप निकाल करके ऐसे ऐसे बोर्ड पर ऐसे खड़े कर दो, समझ गए, ऐसे खड़े कर दो बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा तो कुछ वैसा है, ये कुछ ऐसे शेप में रखा, चलो रुको बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा बॉयज होंगे, वो बॉयज भी अपने हाथ में क्या पहनेंगे, कड़े पहने होंगे, तो उसको निकाल लो, हाँ निकाल लो, हाथ से निकालो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ है उसका, देखा बहुत ज़्यादा भी यूज़ है, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे पास ऐसी कोई एक सर्कुलर वायर थी, भाई वही चीज़ है, बट हम इसको ऐसे ऐसे खड़ा कर दी इस तरीके से, समझ रहे हो, मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ, इस तरीके से, है ना। ये ऐसी वायर है, समझ रहे हो ना, ये मतलब ये आपका जो है ये एक वायर है, ठीक है ना, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये मेरे पास वायर रखा हुआ है, अच्छा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर भाई इसका क्या होगा, सेंटर होगा, और इसके सेंटर से हमें इस पॉइंट पर, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है P,
इस हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हम बचे में क्या करना है, हमें अपने इस वायर के थ्रू जितनी भी करंट जो फ्लो हो रही थी इस वायर में, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। क्या करना है भाई, मेरे पास एक वायर है, मैंने ऐसे कहा सर मेरे पास ये वायर था, ये मेरा एक वायर है, ऐसे देखो ये वाला, केवल ये वाला पोर्शन देखो, क्या करें, कैसे यहाँ से हाथ को ऐसे काट दें और ऐसे देखो केवल, है ना, ये तो ये एक वायर है, तो क्या होगा, ये वायर है, अब इस वायर पर क्या भाई, इसका यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है, और इससे इस पॉइंट पर लगभग समथिंग कहीं इस पॉइंट पर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालना है, हमें बी निकालना है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो फील नहीं आ रहा ना, चलो देखो अभी समझते हैं। अच्छा, तो अब इसकी क्या होगी भाई, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो मान लो हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं, आर नहीं मानेंगे, आर हम किसी और को मानेंगे ना, जो हम डिस्टेंस लेते थे ना हम आर उसको मानेंगे। ठीक है, इसमें भी वही हमें बायो सेवर्ट का ही लॉ का यूज़ करना है, लेकिन देखो कैसे करेंगे, समझना, बहुत ध्यान समझना बच्चे। ठीक है ना, मान लो कि सर हमारी ये जो रेडियस है इस वायर की वो ए है, और हम पहले इसमें इंक थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। ओके, देखो हमने कहा सर ये हमारी जो है सेंटर है, और इस सेंटर से इतने डिस्टेंस पर हमारा जो है वो इसका रेडियस है, और रेडियस को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो सेम थोड़ी सी चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। क्या सर हम कर लेते हैं कंसीडर, हमने सर कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, सर्कुलर, ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। ठीक है, अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस, रेडियस हमने कितनी मानी है, ए मानी है, एंड कैरिंग, और ये क्या कर रहा है, कैरिंग अ करेंट, करंट है, कैरिंग अ करेंट आई। ठीक है, ये आई अमाउंट की जो है करंट ले जा रहा है। ओके, हमें क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड, या वी फाइंड बी एट ऑन, देखो एट ऑन एक्सियल पॉइंट कह सकते हैं, या एक्सियल एक्सिस कह सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पी, ये हमारा जो एक्सियल पॉइंट है वो क्या है, पी। हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, अपने बी को निकालना है। ध्यान समझना, एक बार में आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, और हमने मान लिया बच्चे कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस, एक्स है। समझ रहे हो, पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स, है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। ठीक, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। हमने सर कहा कि मेरे पास ये वायर था, ऐसे मैंने खड़ा कर दिया वायर। ठीक है, ये देखो ये, और ये यहाँ पे क्या इसका सेंटर है, और सेंटर से इतने डिस्टेंस पर हमें जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मेरी बात यहाँ से एकदम ध्यान समझना। देखो आपने कहा सर ठीक है ये वायर है मेरे पास, तो अब इस वायर में हमें इसका एक छोटे से एलिमेंट का हम पहले निकालेंगे ना। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वायर में आप करंट कैसे फ्लो करा रहे हो भाई, इस वायर में करंट भी तो फ्लो होनी चाहिए, आई करंट है ना, तो ये आई करंट कैसे फ्लो हो रही है, आई करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप कैसे भी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, बट हम पहले किसी एक चीज़ को समझने के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना। तो मान लिया बच्चे हमने कहा कि सर हमारे जो करंट में जो वायर में जो करंट है वो ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से जो है वो फ्लो हो रहा होगा, है ना, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है। देखो तो आपने कहा सर अगर हमें इस पूरे वायर के थ्रू, है ना, अगर हमें इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले सर हमें इसके एक छोटे से एलिमेंट की हम बात करेंगे। कौन से एलिमेंट की बात करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट की बात करेंगे। तो मान लिया सर हमने वो छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया। बाद में देखो ध्यान समझो, ये एकदम ये आपका ये एकदम 3D फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूजन होने वाला है। तो हमने कहा सर मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने जो है एक करंट एलिमेंट ले लिया, और उस छोटे से करंट एलिमेंट का हमने नाम क्या रख दिया, DL। भाई क्या नाम रख दिया, DL। हर जगह छोटा छोटा, यहाँ बीच यहाँ हर जगह बहुत ही छोटा एलिमेंट लेंगे, है ना। एक छोटे एलिमेंट का निकाल करके बहुत सारे छोटे एलिमेंट का निकाल के सभी को ऐड कर दें, या फिर मैंने आपको तरीका बताया है कि आप एक छोटे से एलिमेंट का निकालो और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन अभी यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। ठीक, देखो अब इसको थोड़ा सा कैसे समझाया जाए। देखो अगर हम आपसे ये कहे बच्चे, क्या देखो यहाँ पे हमने जो करंट एलिमेंट छोटा सा लिया है, तो अब ये जो है इस यहाँ से यहाँ तक की जो हम डिस्टेंस मान लेते हैं भाई, क्या है कि हमें इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू, मेरी बात समझना, इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू हमें जो है इस पॉइंट P पर क्या करनी है, हमें जो है वो B निकालनी है ना। बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है तो बहुत ही छोटा सा DB मिलेगा। ठीक है, याद करो ये जो हमारा होता था, यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है करंट एलिमेंट लेते थे, DL लेते थे, है ना, और यहाँ पे हम मानते थे, तो यहाँ से हम जो यहाँ से यहाँ तक की मतलब जितनी डिस्टेंस तक लेते थे उस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, R कहते थे, ये तो कहते थे।
ठीक है। और ये जो हमारी डिस्टेंस होती थी वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये हमारी कैसी डिस्टेंस होती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी कौन सी डिस्टेंस है, ये हमारी आर डिस्टेंस है ना। और यहाँ पे हमारा एक एंगल बनता था, ठीक है, जिसको हम 5 1 5 2 स्ट्रेट वायर वाले में याद आया, ठीक है। तो मान लो सर हमने कहा कि यहाँ पे हमारा एक एंगल बना 5 1 क्यों, क्योंकि सिमिलर जो हमारा होगा एक सिमेट्री होगा। मान लो कि अब अगर हमने यहाँ पे भी एक अगर हमने छोटा सा एक करंट एलिमेंट अगर हमने लिया है ना, जिसकी डायरेक्शन देखो अभी बताते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे भी बताते हैं आपको। तो मान लो कि इसके थ्रू भी क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा जो है एंगल बनेगा और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे भाई, सेम होंगे। ये भी हमारा क्या होगा 5 1 ही होगा, या मान लो 5 केवल कह लें, 1 नहीं कहते, 5 कहते हैं भाई, दोनों आपस में सेम होंगे ना, तो 5 कह लेते हैं दोनों। अच्छा देखो एक मिनट हमें भी थोड़ा सा कहीं से सर्कुलर एक लूप ले आने दो। ओके फाइनली ढूंढने पर देखो ये मिला, ठीक है। तो देखो आपने कहा सर मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, ये मेरे पास एक मान लो ये हमारी एक ये सर्कुलर एक वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर है और हमने सर्कुलर वायर को कुछ रखा है ऐसे। अब समझ में आ रही बातें, अब आ रही बातें समझ में, नहीं हाँ अब आ रही होंगी सर, अब सर मजा आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा और मेरे पास बड़ा है, इससे बड़ा है। ओके बच्चे देखो ये हमारे पास ये एक ऐसा ये सर्कुलर ऐसा वायर था, ठीक है। सपोज करो ये हमारा एक सर्कुलर वायर है, समथिंग ये कुछ ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ये ऐसे 3D शेप में ऐसे रखा है, समझ गए। अब आ रही होंगी भाई ख्याल से बातें समझ में, ऐसे सीधा ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सीधा ऐसे रखा हुआ है ना। अब मेरी बात समझो, आपने कहा सर हम जो करंट फ्लो करा रहे थे बच्चे, देखो हम करंट कैसे फ्लो करा रहे थे, हम करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं। अब यहाँ पे एकदम ध्यान समझना, बहुत ऐसे समझ में आने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आपने कहा सर हम जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो करा रहे थे इस तरीके से ऐसे, इसका मतलब क्या है कि ऐसे फ्लो करा रहे होगे यूं इस तरीके से। भाई ऐसे फ्लो कराने का क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या, ऐसे कहाँ से फ्लो कराओगे, ऐसे फ्लो कराओगे क्या, नहीं भाई। अगर ये एक पतली सी मान लो अगर ये वायर होती, अगर एक पतली सी वायर तो करंट या तो ऐसे फ्लो कराते हैं, तो ऐसे फ्लो कराते। तो हमने मान लो एक कंडीशन ले लिया, हमने करंट को कुछ इस तरीके से जो है वो फ्लो करा रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट देखो अब क्या है, तो मान लो आपने कहा सर कि इस जगह पर, बात समझना, आपने इस जगह पर यानी कि ये जो आपने जो डीएल लिया ना, आपने इस जगह पर एक बहुत ही आपने छोटा सा जो है बहुत ही छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया है और करंट हमारी जो है इस डायरेक्शन में देखो आ रही होगी। मान लो कि हमारी जो करंट है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जी बच्चे ये देखो। तो आपने कहा सर करंट हमारी ये वायर है, ये हमारी वायर है ना, और इस वायर में हमारी जो करंट है वो ऐसे देखो ऐसे 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 करके फ्लो हो रही होगी। तो मान लो आपने कहा सर एक करंट ऐसे आई और देखो आपने करंट का यहाँ पे एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया। तो आपने कहा सर इस जो एलिमेंट की जो डायरेक्शन वो देखो ऐसे इस तरफ, मेरी तरफ इधर इस तरफ ऐसे देखो इस तरफ ऐसे आ रही है ना, यूं इस तरफ से ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरफ से ऐसे आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो आपने कहा सर ये जो आपका जो पेन है ना ये आपके करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, ये जो आपका ये जो पेन है ना इस तरफ जो मेरी तरफ जो ये जो पेन आ रहा है, आपकी तरफ जो पेन दिख रहा है ना, ये आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, दैट इज डीएल का ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक। अब आपने कहा कि सर इस पॉइंट पर हमने पी लिया है, ठीक है। तो मान लो हमने सर इस पॉइंट पर पी लिया है। अब देखो अब क्या किया है हमने कि हमने इस पॉइंट से है ना, हमने क्या किया, हमने हमें यहाँ पे हमने जो भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज हमने जो डीएल लिया है, ठीक है, डीएल, बात समझना मेरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने कहा सर इस पॉइंट पर मान लो हम जो है निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये, चलो इसको लेकर के करते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा सर ये जो मेरी डायरेक्शन बता रही है, ये जो मेरी डायरेक्शन बता रही है, ये मेरा मतलब ये मेरा डीएल का डायरेक्शन है कि भाई जो हमारी जो डीएल जो एलिमेंट करंट है वो हमारी तरफ आ रही है। और हमने सर कहा कि हमने इस पॉइंट पर जो है हमने इसका एक छोटा सा हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया और इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की क्या है डिस्टेंस है, देखो इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक क्या है ऐसे डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या है डिस्टेंस है ना। हमने ये कहा इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक ऐसा डिस्टेंस है। अच्छा फिर एक और हमने ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है, तो ये वाली लाइन देखो बेसिकली क्या होगी, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका कैसे होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर हम सेंटर से अगर ऐसे देखो सेंटर के इसके अंदर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ऐसा समझो कि अगर हम कहें बच्चे कि बताओ अब इस पॉइंट पी पर मेरे को आप ये बताओ बच्चे, मेरे इस पॉइंट पी पर जो हम डायरेक्शन की अगर आपसे बात करें कि इस पी पर इस पॉइंट पी पर है ना, इस स्मॉल करंट के थ्रू, इस स्मॉल एलिमेंट करंट के थ्रू आपकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। तो क्या करोगे आप, वही सेम थंब अपना रूल अप्लाई करोगे, है ना। तो उसके लिए आप क्या कहोगे, सर ये हमारी हो गई थंब, ये हमारी भी है थंब, है ना। और हमने करंट को, समझ लो मेरी बात, आप ऐसे रख करके देखो, आपने कहा सर ये हमारी करंट एलिमेंट है तो इसके डायरेक्शन अपने क्या रखेंगे, थंब रखेंगे। और ये हमारी जो कर्ल है ना, ये जो कर्ल है हम इस कर्ल को ऐसे करेंगे, इस तरफ मोड़ेंगे। तो जो डायरेक्शन होगी वो कुछ आपको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है, कैसी नजर आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है। अच्छा एक मिनट,
ठीक है, फिलहाल अभी आपको जितनी चीज़ें पता चली, आपने कहा सर हम यहाँ से यहाँ तक कि हम कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, और इस एलिमेंट आपको फिलहाल देखो इतना चीज़ बताने का क्या मतलब था कि आप करंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फील कर पाओ। ऐसा नहीं कि करंट ऐसे फ्लो रहा है, नहीं, वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप डायरेक्शन अगर आप ऐसा लेते हो तो करंट जो है वो इस तरीके से आपकी तरफ आ रहा है, देखो यूं इस तरीके से, यानी कि वो करंट अगर आप सबसे टॉप, ये हमारा कौन सा, ये हमारा टॉप वाला पोजीशन है ना, ये हमारा टॉप वाला पोजीशन, हमने यहाँ पर ये डीएल लेने का मतलब क्या है कि हम डीएल को यहाँ पर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ले रहे हैं, ऐसा नहीं पीछे की तरफ नहीं ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ले रहे हैं। डीएल लेने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपने कहा सर हम पहले जो चीज़ें यहाँ तक हमने जो ऑब्जर्व करी हम उसको लिख लेते हैं। तो आपने कहा सर कि हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, ठीक है, मेरी बात समझना, हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है। तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं क्या कि अ करंट एलिमेंट डीएल है ना, एट टॉप ऑफ वायर, ठीक है, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर ना सेंटर के साथ, सॉरी इस पॉइंट के साथ, इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है ना, वो कैसे है, वो है, मान लो हमने कहा कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी किसके रिलेटिव, पॉइंट पी रिलेटिव टू डीएल क्या है, मान लो आर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है वो मान लो वेक्टर आर है, ठीक। तो आपको डिस्टेंस पता है, आपको आर पता है, यहाँ से यहाँ तक आर पता है, और आपने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट का आपने करंट लिया है, और आपको पता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो फिलहाल अभी आपकी तरफ ऐसे इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है ना, तो वो आपकी तरफ आ रही है। तो आपने कहा सर ठीक है, हमें मेरे पास जो है वो एक स्मॉल सा एलिमेंट है और हमें जो है डिस्टेंस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करके हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमें इस पॉइंट पर जो है, देखो बात समझना, इस पॉइंट पर अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल करंट, है ना। तो आपने कहा कि सर बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, समझना है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक अभी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो आपने कहा सर बायो-सेवर्ट लॉ हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या होता है आई डी एल साइन थीटा, स्केलर फॉर्म में ये तो होता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लोगे। अच्छा ठीक है, आपने डी बी तो बच्चे निकाल लिया, लेकिन ये मेरे को बताओ कि अब इसकी आप डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, आप अपने रेफरेंस बुक में जो इतनी सारी जो डायरेक्शन देख रहे हो ना कि डीबी ऐसे क्यों कर दिया, इधर से क्यों कर दिया, इधर से क्यों कर दिया, वो अब हम कैसे निकालेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है ना। अब इसी को देखने के लिए, इसी को समझने के लिए बस एकदम ध्यान से देखना। देखो अगर हम यहाँ से आपको बोले कि सर हम इस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, तो आप इस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 90 डिग्री रखोगे, क्यों, जैसे आपने कहा ना कि सर हमारा जो डीएल होता है ना, और जो आर होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, थीटा इज इक्वल टू कितनी रखोगे, 90 डिग्री रखोगे। तो आप यहाँ पे क्या रख दो, तो आप जब ऐसा रखते हो डी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल दैट इज साइन थीटा दैट इज साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, क्या बचेगा आई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपने डी बी सर निकाल लिया, लेकिन ठीक यहाँ तक तो सब कोई कर लेगा। अब जो प्रॉब्लम मेन जो आनी है ना, अब वो यहाँ से आनी है, ठीक है। ठीक है, आपने सर यहाँ पे जो है आपने डीबी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ओके। अब इस डीबी का डायरेक्शन क्या किया जाए, किस डायरेक्शन में भगा दिया जाए। बुक वाला तो कह रहा है सर ऐसे डायरेक्शन में भगा दिया जाए, ऐसे बुक वाला देखो ऐसे ऐसे भगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्यों किया समझाते हैं आपको, रुक जाओ। ये आपका है डीबी, है ना, ये आपकी डीबी। देखो सर ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात समझना है आपको, ध्यान समझने के। देखो आपने कहा कि सर मेरे पास जो है ये लूप थी, ठीक है, ये एक वायर थी, है ना, और ये ऐसे वायर यहाँ पे ऐसे रखी हुई थी। अब ये जो आपको ये दिख रहा है, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट था सी पॉइंट था, और ये मेरा ओ पॉइंट था, है ना, यहाँ पे मेरा डीएल था, ठीक है। तो इस सी पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, ऐसे बात समझो। आपने कहा सर ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, सभी के पास होंगे एक कंगन। अच्छा
तो अब देखो ये जो सीपी, ये जो पॉइंट ना सीपी, ये ध्यान समझना, ये इसके अंदर से गया है, ये दिख रहा है, ये आपका सर्किल है, तो इसके ये अंदर से गया है इस तरीके से कुछ, तो समथिंग हमने इसको कुछ ऐसे फंसा लिया। ध्यान समझो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान समझो, है ना। ये देख रहे हो, ये आपका ये क्या है, ये आपका सीपी, ये क्या है, ये जो आपको जो पेन दिख रहा है ना, ये क्या ये आपका सीपी है, ठीक है। ये सीपी आपको भाई देखो, ये ऐसा भी नहीं है कि ये ज़मीन में पूरा इस तरीके से टच रहना चाहिए, नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ रहना चाहिए ना आपको, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, ये देखो ज़मीन से थोड़ा सा उठा रहना चाहिए ना भाई, क्योंकि ऐसे बीच में आप ऐसे सेंटर से ले ना, फील कर पा रहे हो, है ना, ऐसे आप सेंटर से ले जा रहे हो। ठीक है सर, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है, आगे सर बताइए जल्दी। देखो आपने कहा ये है सर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ये मेरा एक्सिस है, मतलब ये मेरा सेंटर से यहाँ पे ऐसे ये वाली पॉइंट गई है, ये हमारी सीपी है, ये जो रेड कलर की आपको जो पेन दिख रही है वो आपकी सीपी है। फिर आपने कहा कि सर हमारी जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही थी, इस तरीके से, इस वायर में करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही थी ना, इस तरीके से। तो आपने कहा सर हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो है, हमने एक स्मॉल करंट, हमने वायर, हमने एक छोटा सा हमने एक वायर ले लिया, है ना, इतना छोटा हमने एक वायर ले लिया, और इस वायर में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, बोलो समझ रहे हो, ऐसे होगी ना, इस तरीके से होगी ना, देखो इस तरीके से। ये जो अब जो डीएल जो ऐसे बना रहे हो ना, इस तरीके से आपने ये जो डीएल बनाया ना, तो इस तरीके से बनाने का मतलब क्या है, ये आपकी तरफ भाई 3D में कैसे फील करोगे, ऐसे तो फील करोगे। चलो ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई मेरे को। अब क्या है, देखो आपने कहा कि सर मैंने जो है इस डीएल से, है ना, डीएल से मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया जिसको मैंने कहा है आर, तो ये आपका पेन है। आपने कहा सर इस डीएल से मैंने एक, ध्यान समझना, इस डीएल से मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया है जो कि है आर, है ना, और ये आर जो है इससे क्या है, टच है। देखो आर को क्या करना है, इस वाले पेन को क्या करना है, इसे टच करना है, इसको इसे क्या करना है, टच करना है। तो ये ऐसा आपका टच है, तो देखो हल्का सा थोड़ा सा बेंड हुआ ना, ये देखो हल्का सा ऐसे बेंड हुआ ना, तो ये वही वाली बेंडिंग वाली लाइन है जिसको हमने माना है आर, यानी कि ये वाला जो पेन आपको जो दिख रहा है, इसको जो पूरे तरीके से जो ओवरलैप कर लिया है ना, ये आपका आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इतनी बात समझ में आती है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो ये सर आपका करंट एलिमेंट, बात समझना बच्चे, ये आपका करंट एलिमेंट, ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर, है ना, पर्टिकुलर डीएल से लेकर के यहाँ तक आर है। तो आपने कहा सर अब इस हमें क्या करना है, हमें जो है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टच किया, इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर, है ना, इस वाले पॉइंट पर हमें यहाँ पर डीबी की डायरेक्शन निकालनी है ना, डीबी की डायरेक्शन निकालनी। तो आपने कहा सर ठीक है सर, मेरा राइट हैंड थंब रूल जिंदाबाद। तो आपने कहा सर आपने इस थंब को इस करंट के अलॉन्ग रखा, ये आपकी करंट है ना, स्मॉल एलिमेंट करंट है ना, तो आपने इस थंब को करंट के अलॉन्ग रखा, और ये आपने ऐसे कर्ल को ऐसे आपने मोड़ा, बात समझो, ऐसे देखो आपने इसको थंब को ऐसे इसके अलॉन्ग रखा, और आपने कर्ल को ऐसे मोड़ा, ठीक है, आपने कर्ल को ऐसे मोड़ा। तो देखो जब मोड़ोगे बच्चे, जब मोड़ोगे तो आपको ये पता होता है ना कि आपकी जो डायरेक्शन होगी वो देखो क्या होगी, ये वाली जो आपकी, ये जो भी आपकी जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाले जो भी, ये जो आपका जो पेन दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये क्या होगा, इसके ऐसे होगा, समथिंग कुछ परपेंडिकुलर होगा ना, जो डायरेक्शन होगी इस लेंथ के अलॉन्ग वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसी तो होगी, ठीक है। तो अब आप इस परपेंडिकुलर को आप अपनी पेज में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके, भाई पेज में आपको ऐसे होना कि ऊपर की तरफ निकाल दिया सर की आंख में ऐसे लगा दिया ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये जितना ही ज़्यादा ऐसे बेंड होगा, ये वाला पेन जितना ही ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है, तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी डीबी की, वो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगर इस पॉइंट पर अगर हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कुछ इसके परपेंडिकुलर, इस वाले वायर के परपेंडिकुलर। तो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर बच्चे देखो कैसी होगी, ऐसी तो होगी, ऐसे होगी ना, इस तरीके से, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी होगी, ठीक है। जितना ही ज़्यादा ये बेंड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ये भी हल्की सी क्या होती जाएगी, ये भी ऐसे हल्की सी टेढ़ी होती जाएगी। समझ रहे हो इस बात को। तो ये जो आपका डीबी है ना, यही आपका क्या दिखा रहा है, यही डीबी आपके इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये जो है, बात समझना, अब ये जो है ना, ये जो आपकी जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि आपने ये जो आर लिया है, ये इस पर कैसे होगी, ये इस पर होगी 90 डिग्री। बोलो ये चीज़ क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्लियर होगा तो आप आगे भागो, ठीक है। नहीं हुआ तो मेरी बात फिर से समझो। आपने कहा सर मेरे पास ये था एक सर्कुलर लूप, ठीक है ना, और इसमें करंट हमारी कुछ ऐसे ऐसे फ्लो हो रही थी, इस डायरेक्शन में जो करंट है ऐसे आ रही थी, आपकी डायरेक्शन में जो करंट है ऐसे आप फ्लो करा रहे थे, ठीक है ना। आपने कहा सर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसका एक सेंटर के अलॉन्ग हमने क्या किया, सेंटर के अलॉन्ग हमने एक पॉइंट ले लिया है ना, इसके एक्सियल पॉइंट पर हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया जो कि ज़मीन से थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है। और ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट हमने जो करंट बनाया है यहाँ पे, है ना, अब इसमें हमारी जो करंट है वो कैसे आएगी, वो कुछ हमारी तरफ ऐसे फ्लो होगी, है ना, इस तरफ से ये जो इस तरह से फ्लो होगी,
तो हमने कहा सर ठीक है, करंट हमारे ऐसे फ्लो हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है, ये जो पेन का जो स्मॉल एलिमेंट है, मान लीजिए पूरा पूरा पेन हमारा एक स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कुछ ऐसी होगी जिसको हमने मान लिया है r। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। हमने वो अमाउंट तो निकाल लिया, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, लेकिन अब सर डायरेक्शन कैसे बताया जाए। देखो, तो आपने कहा सर डायरेक्शन कुछ, हम अगर बात करें डायरेक्शन की तो अपना यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का हमने यूज़ किया तो हमारी ये जो देखो, कभी भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है हमारी, इसके देखो परपेंडिकुलर। जैसे आपने कहा सर कि हम जो सेंटर पर जो निकालते थे, हम जो सेंटर पर, बात समझ में से, आप जो सेंटर पर, जैसे आपने कहा सर इस पॉइंट पर हम जो डायरेक्शन निकालते थे तो क्या कहते थे, आप कहते थे या तो इनवर्ड, या तो अंदर की तरफ जा रही है, या तो अंदर की तरफ जा रही है, या तो बाहर की तरफ आ रही है। तो कैसी होती थी वो, परपेंडिकुलर ही तो कहते थे ना, परपेंडिकुलर टू इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, यही तो कहते थे ना। तो यहाँ पर भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके, इस वाले डिस्टेंस के अलॉन्ग कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपने कहा सर अब परपेंडिकुलर को सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो, अगर आपके पास अगर एक सीधी वायर होती है तो सीधी वायर का परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। अगर मान लो आपके पास वायर अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी वायर का परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे ही तो बनाओगे। तो ये जो आपकी डीबी है, डीबी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, बस यही फिनोमेना है ना। अगर आपने 3D से अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज होगे, सर ये डीएल तो सर ऐसे जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं जा रहा है, एक्चुअल में ये आपकी तरफ आ रहा है। डीएल एक्चुअल में ये कहाँ आ रहा है, ये डीएल जो है एक्चुअल में वो आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर है ये बात, यही बस इसका मेन फिनोमेना है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब यहाँ से एंगल का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले सारी चीज़ें, इतनी चीज़ आप पहले नोट डाउन कर लो, यहाँ से मिटाने वाले हैं। चलो, इतनी बातें हमने नोट डाउन कर ली है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आई ना, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन होगी बच्चे वो कुछ ऐसी होगी ना, यहाँ से देखो इसके परपेंडिकुलर। कैसे, मैंने आपको बताया, हमेशा हम जब भी बी की बात करते थे तो वो किसी की मतलब किसी हमारे मतलब उस डिस्टेंस के कैसे होती थी, परपेंडिकुलर होती थी, है ना। उस प्लेन के कैसे होती थी, परपेंडिकुलर होती थी। हम जैसे कहते थे हमारे पास ये कोई एक पेपर है तो पेपर के कैसे परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। आप खुद से करके देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना कि ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलो, तो आपने कहा सर ठीक है हमने डीबी तो निकाले। अब जैसे ही मैंने डीबी की जैसे मैंने डायरेक्शन अपने पेज पर दिखाई, तो अब हमें यहाँ से पता चला कि अब हमें इस डीबी का हमें 2 कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ, है ना। ठीक है, आपने यहाँ तक किया। अब देखो, उसके बाद देखो, अब अगर आपने यहाँ तक अगर समझ लिया ना तो इसके बाद अब कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपने कहा कि सिंस हमारी सर जो डीबी है वो क्या कर रही है, देखो आपने अभी क्या कहा कि पोलाइज करती है कैसे, इन द प्लेन ऑफ पेपर। समझ गए, मतलब आपको दिखाना है भाई, कैसे दिखाओगे प्लेन ऑफ पेपर में। अब ऐसे तो है नहीं कि ऊपर की तरफ भी पेपर बना हुआ है, तो कुछ हमने मान लो अगर हमारी लाइन अगर ऐसे है तो इसकी ये परपेंडिकुलर ऐसे हो गई, ठीक है। अच्छा, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हमारी जो डीबी होगी, डीबी जो हमारी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, आर के। समझ में आ गई बात, कैसे मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखाई है ना, वो सारा जो पता नहीं कहाँ कहाँ वो सारा का सारा पेन भी चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करी थी, समझ में आ रही है ना। आप इतनी बातें मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये जो है वो बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, ठीक है। पहले आप खुद से डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, तब उसके बाद तब उसके बाद जो है आप ओके देखो, ओके, तो आपने कहा सर ये चीज़ है, अगर ऐसा है, और आपने ये भी बताया क्या कि जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू फाई। ये बताओ, मैंने माना ना, ओ पी सी इज इक्वल टू क्या है, फाई है, ठीक है। फाई इज द एंगल बिटवीन ओ पी सी, एंगल ए पी ओ पी सी। तो अब आपने सर जो डीबी बनाया, आपने अपने फिगर में देखो, आपने जो भी डीबी बनाया है उसकी वजह से हमें 2 कंपोनेंट मिले, है ना। तो मैंने कहा सर देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ डीबी, ठीक है। हमें डीबी के 2 कंपोनेंट मिलेंगे भाई। कौन कौन सा कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, मैंने आपको क्या कंपोनेंट लेना कैसे बताया, एक तो हमारा होगा क्या एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या मिलेगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और दूसरी हम बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये कैसे मिलेगा हम ये देखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। देखो
सिमिलर फिनोमेना हम वहीं पे सेम इसके पास भी हम वहीं पे करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल हमने एक एलिमेंट करंट ले लिया जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, मतलब वो उस डायरेक्शन में जा रहा होगा। देखो ऐसे बनाने का मतलब क्या है, समझो जब आपकी करंट नीचे से, मतलब ये आपका है नीचे से कुछ ऐसे इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये बनाने का मतलब ये आपका डीएल है। ओके, तो देखो अब हमारी ये जो डीबी है ना, ये क्या होगी, ये हमारी दो कंपोनेंट शो करेगी, एक हमारी शो करेगी हॉरिजॉन्टल और एक करेगी वर्टिकल, है ना। तो मान लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये जो हमारा है ये हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट है ना, बोलो ऐसा है ना, ठीक है ठीक है। अब हमें जो है ना यहाँ से यहाँ के बीच का हमें एंगल लेना है, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल लेना है। तो बताओ कैसे लिया जाए, कैसे लिया जाए एंगल वाले में एक्सपर्ट कौन सा बच्चा है, चलो देखते हैं कौन बच्चा है। इतनी सारी चीज़ें मिटाते हैं, ठीक है। देखो 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 कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है बच्चे। देखो आपने कहा सर यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमें, अच्छा देखो अगर इस डायरेक्शन में अगर B मिला तो अगर आप यहाँ पर अगर बात करो मेरे बच्चे, देखो यहाँ पे देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर देखो अगर आप इस वाले के अलोंग अगर आप DB लोगे तो कैसे लोगे, कुछ ऐसे ही तो लोगे, ये लोगे ना DB, बोलो इस वाले के अलोंग DB कुछ ऐसे ही तो लोगे, इस वाले जो आपका जो पोजीशन वेक्टर है ना, ऐसे तो होगा, ठीक है ना। तो आपको ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना, और मेरे ख्याल से दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये सेम एंगल पर क्या होंगे, डिफ्लेक्ट डायरेक्टेड होंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर इस पॉइंट पर हमें एक इधर मिली DB और इस पॉइंट से हमें एक इधर भी जो है DB मिली है ना, ऐसे भी हमें एक DB मिली है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे हमने कहा सर यहाँ पे हमारा पॉइंट था P, ये पॉइंट P था। अच्छा फिर उसके बाद क्या था, देखो उसके बाद फिर था कि यहाँ से हमारी एक ये नॉर्मल है, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा ये एक R आया हुआ था, है ना, ये R आया हुआ था, और इसका हमने कहा सर ये हमारा फाई है, और सिमिलरली एक नीचे वाला ये वाला पोर्शन ध्यान समझो, ये भी हमारा फाई है। अच्छा फिर उसके बाद हमने कहा ये जो हमारी जो R है, इस R पे ये हमारा DB क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एंगल जो होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और आपने कहा कि सर यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल, एक मिलेगा वर्टिकल, तो ये हमारा मिलेगा हॉरिजॉन्टल और ये हमें मिलेगा वर्टिकल। तो हमें इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, बट उसके लिए हमें पहले ये एंगल तो पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल क्या है, चलो है ना। तो ये वाला एंगल क्या है हमें ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो आपने कहा सर कि देखो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ से यहाँ तक की, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्या बोलो 90 डिग्री का होगा, हाँ भाई होगा। तो आपने कहा सर ये पूरा सॉरी 180 का होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा भाई 180 होगा। तो आपने कहा सर देखो अब इस 180 में कि देखो क्या क्या आ रहा है, फाई प्लस 90 है ना, फाई प्लस 90, और मान लो आपको इसका नहीं पता तो मान लो आप ये हमारा x है ना। तो आपने कहा सर फाई प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, बोलो ये बात यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो बच्चे कितनी होगी 180 होगी। तो आपने सर कहा 180 में देखो क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक फाई आ रहा है, ठीक है, फाई प्लस यहाँ से यहाँ तक देखो 90 आ रहा है। देखो ये चीज़ पता पहले क्लियर है कि नहीं, ये 90 है ना, ये 90 है ना, R और DB के बीच का जो एंगल है वो कितना 90 है ना, ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, ठीक है। तो 90 और प्लस मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं पता तो आपने मान लिया सर यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या x है, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया। अब आप यहाँ से x निकाल लो, गला सूख गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई वैसे देखो इस धरती की सबसे अनमोल चीज़ पता है क्या है, पानी, पीने का पानी, यार मज़ा आ जाता है मतलब। ओके चलो एनर्जी आ जाती है देखो। तो आपने कहा सर x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये 90 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस का 5। तो ये जो आपकी जो x मिली है ये क्या मिली है, ये आपको जो x मिली है वो क्या मिली 90 माइनस का 5 मिला, ठीक है, 90 माइनस का 5 ये। बट आपको तो सर चाहिए ये वाला, वैसे हम इसको भी लेकर के कर सकते हैं लेकिन ये 90 माइनस 5 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा एंगल लग रहा है, नहीं हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि नहीं सर हम इतना बड़ा एंगल नहीं लेंगे, है ना। ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो, मेरी बात समझो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ले सकते हो। फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे सर वही ठीक था, ठीक। तो हमें ये वाला एंगल हम निकाल लें, हम 90 माइनस थीटा नहीं लेते हैं, चलो। तो हमने कहा बच्चे मान लेते हैं कि ये वाली एंगल हमारी वाई है, क्या भाई ये वाली एंगल क्या है, वाई है। अच्छा आप मेरे को बताओ ये और इसके बीच का टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि y प्लस एक्स को मिलाकर के कितना हो रहा है बताओ, 90 डिग्री।
तो आपने कहा सर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो क्या गलत बता रहे हैं? अच्छा y को वहीं छोड़ देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबको उधर भेज दो, y को वहीं छोड़ दो। देख गया, x की वैल्यू हमने क्या रख दी? 90 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? y इज इक्वल टू हो गया, सबको इधर भेज दिया, तो ये 90 से ये 90 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इधर जाकर क्या हो गया? 5। यानी कि जो y है वही 5 है, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आगे बात समझ में? तो ये जो आपको जो वैल्यू मिली है, ये वाली जो वैल्यू मिल गई बच्चे, वो कितनी मिल गई आपको? ये आपको मिल गई 5। और आपके यहाँ से कहानी हो गया खत्म, फिनिश। समझ में आ गया? समझ गए कैसे निकालना है? ये बताओगे आप मेरे को, सर समझ में आया या नहीं है? कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा जो है, ये टोटल कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 180 होगा। तो देखो 180 में क्या क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, और ये हमने x मान लिया है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली? तो आप जानते हो, सब्ट्रैक्ट करके। उसके बाद सर हमने यहाँ से x निकाला, तो हमने कहा सर ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये कितना होगा? ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना मैंने मान लिया? पाई मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक मैंने, हमारा जो एंगल है वो कितना है? x है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो y की वैल्यू y रख देंगे, x की जगह हम रख देंगे 90 माइनस का 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री से सारी की सारी उधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि y जो है वो कितना आ गया? 5। क्लियर? तो अगर ये 5 है, इसका मतलब अब देखो आपको ये पता चल गया कि सर ये मेरा कितना है? 5 है, ठीक है। तो हमारे ये जो db है वो y एक्सिस से, हमारा ये जो db है बच्चे वो y एक्सिस से 5 एंगल पर है। तो हमें इसके दो कंपोनेंट मिले। कौन कौन सा कंपोनेंट मिला? एक हमें मिलेगा db साइन थीटा, एक हमें मिलेगा db कॉस थीटा। मतलब थीटा की जगह 5, वही बात है, थीटा की जगह क्या है? 5। तो आपने कहा सर हमें जो है हमें दो कंपोनेंट मिले अलोंग एक्सिस। आप मेरे को बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग आप क्या लोगे? चलो यहाँ से देखते हैं, एक्स एक्सिस का ये बताओ। देखो मैंने आपको बताया था कि जो थीटा हमारे जिस एक्सिस को टच करता है, थीटा या फाई हमारे जिस भी एक्सिस को टच करता है, तो फाई अगर हमारे जिस एक्सिस को टच करेगा उसको हम क्या मानते थे? कॉस। तो जिस एक्सिस को नहीं टच किया उस एक्सिस को हम क्या मानते थे? साइन। तो हमने कहा सर कि इस डीबी का इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा क्या? डीबी साइन थीटा मिलेगा, और इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा बच्चे क्या? डीबी कॉस थीटा। बोलो मिलेगा? कॉस 5, सॉरी थीटा नहीं, 5 है ना, 5 ध्यान समझना, 5 कॉस 5। तो बात आगे समझ में, हमें इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डीबी साइन 5, और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डीबी कॉस 5। देखो कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। कंपोनेंट कैसे लेते हैं? तो थीटा आपको जिस भी एक्सिस से टच करता हो, थीटा आपके जिस भी एक्सिस से टच करता हो उस एक्सिस को हम मानते हैं कॉस, और जिस एक्सिस से नहीं टच करता उस एक्सिस को मानते हैं साइन, और दोनों में डीबी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है? डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा। सो ठीक है, डीबी कॉस 5 और डीबी साइन 5 आपको दो मिला। अच्छा, ये तो आपने इस वाले डीबी के थ्रू निकाल लिया। अब ये भी आपका क्या होगा? ये भी तो आपका 5 होगा। तो इस वाले डीबी के थ्रू भी क्या मिलेगा? सेम इसी डायरेक्शन में एक और आपको मिलेगा क्या? डीबी साइन 5 मिलेगा, सेम इसी डायरेक्शन में डीबी साइन 5 मिलेगा, ठीक है। और अब नीचे की डायरेक्शन में आपको मिलेगा क्या? डीबी कॉस 5, है ना, डीबी कॉस 5। तो चुपचाप आप यहाँ पर अपनी बात को रख दो। आपने कहा सर अलोंग एक्स एक्सिस हमें मिलेगा डीबी साइन 5, और अलोंग वाई एक्सिस हमें मिलेगा बच्चे क्या? डीबी कॉस 5। बस ये कहानी थी कॉस 5 की और साइन 5 की। क्लियर है ये बात? बताओ, ठीक है। आप वो 90 माइनस 5 लेकर के भी करते ना बच्चे, तो सेम वही आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट आप उलझ जाओगे, फिर कहोगे सर फॉर्मूला, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम तुरंतली हम ये सॉल्व करके वाई की हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम जो है ले लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो वैसे भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो आपने कहा सर मेरे को दो मिला क्या? डीबी साइन 5 और डीबी कॉस 5, है ना। अच्छा, अब आप देख रहे हो अब अपने फिगर में देखो कि आपकी जो डीबी कॉस 5 है ना, वो इस डायरेक्शन में है, और ये वाली जो डीबी कॉस 5 है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों देखो कैसी हैं? इक्वल हैं एंड जस्ट अपोजिट है, इक्वल है एंड जस्ट अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इनका कोई इफेक्ट होगा नहीं। याद आया फर्स्ट वाले चैप्टर का ऐसा ही कुछ डेरिवेशन आया था। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो इनकी वजह से इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। अच्छा, अब देखो एक्स वाले एक्सिस को देखो, जो डीबी साइन 5 है वो भी इस डायरेक्शन में है, और इस वाले
कि जो डीबी साइन फाई है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि कहने का सीन क्या है कि हम हर जगह, हम जहाँ जहाँ भी डीएल लेंगे ना, तो हर जगह का हमारा जो डीबी कॉस फाई है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात मेरे ध्यान से सुनना, आपको जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो केवल और केवल डीबी साइन फाई की वजह से मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? किसकी वजह से मिलेगा? केवल और केवल डीबी साइन फाई की वजह से। तो डीबी कॉस फाई वाला तो कैंसिल हो गया, तो केवल आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो किसकी वजह से मिला, डीबी साइन फाई की वजह से। अब यहाँ पर भी डीबी साइन फाई, यहाँ पर भी आपको डीबी साइन फाई, हर जगह डीबी साइन फाई, हर जगह डीबी साइन फाई, हर जगह। देखो आप कहोगे सर अच्छा ऐसा करते हैं, इस डीबी साइन फाई को और इस वाले डीबी साइन फाई को आपस में ऐड कर देते हैं। लेकिन भाई मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर आपको पूरे वायर का निकालना है ना, तो आपको एक दो ऐड करने से क्या आपको पूरे वायर का मिल जाएगा क्या? नहीं, आपको करना पड़ेगा किसी एक डीबी साइन को पकड़ करके आप उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। आगे बात समझ में? किसी एक डीबी साइन फाइव को पकड़ करके आप उसका क्या कर दोगे, ऐसा नहीं है कि आपने सर यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाले तो हाँ सर कर दो है ना, इन दोनों को ऐड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। ये हमने केवल जो है ये देखने के लिए किया है कि हमारा जो डीबी साइन फाइव है जो क्या है वो वही इफेक्टिव है ना, जो हमारा जो डीबी कॉस फाइव है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट पर वो केवल और केवल डीबी साइन फाई की वजह से मिलेगा। तो अब हम हर जगह क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और हर जगह का हम डीबी साइन फाई निकालेंगे, फिर उन सभी डीबी साइन फाई को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डीबी साइन फाई को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई? तो आपने कहा सर मेरे पास दो मिले है ना, और अब हम इनका कर देते हैं इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। डीबी साइन फाई, डीबी कॉस फाई, तो आप ये बता दोगे। चलो यहाँ से आप ये लिख लो कि सिंस, हर एक चीज आप लिखोगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंस डीबी कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सो they are cancel out each other। हर जगह ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ही नहीं। तो भाई हुआ किसकी वजह से, केवल और केवल हुआ किसकी वजह से, साइन डीबी साइन फाई की वजह से, है ना। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, total magnetic field due to x axis, total magnetic field due to x axis component, that is dB sin phi। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस dB sin phi का पूरे वायर के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू डीबी साइन फाई। इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। अब हम इस डीबी की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। क्लियर है। चलो ओके, देखो मिटा दिया जाए, इतनी सारी चीजें मिटा दी जाए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां से आपका जो है मस्त वाला चीज स्टार्ट हो गया, क्या, इंटीग्रेशन। अरे इंटीग्रेशन, इसको बैठा देते हैं ना, बना लेना ये चीज जो बनाया था यहाँ पे। देखो तो आपने कहा सर मेरे को जो है फाइनली मेरे को जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिला क्या, B इज इक्वल टू डीबी साइन फाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिला। अच्छा, डीबी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले, याद करो कितना आया था डीबी का जो वैल्यू था, वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास डीबी इज इक्वल टू कितना था भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब मेरे को बताओ साइन फाई। ओके, यहाँ से देखो ये आपका फाई है। अच्छा, तो साइन फाई दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, यही तो कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो इनको याद रखने का एक तरीका होता है, कैसे साइन कॉस टेन को याद रखने का एक तरीका होता है, बहुत आसान है, जिन बच्चों को नहीं पता देख लो जल्दी से। ये होता है पी बी पी, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो ये पी अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, ये हम लेते हैं साइन के लिए, ये बी अपॉन एच हम लेते हैं कॉस के लिए, और ये पी अपॉन बी लेते हैं हम टैन के लिए। ये पी है, ध्यान रखना ये पी है ना, पी, तो ये लेते हैं हम टैन के लिए। देखो साइन अगर आता है तो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस आता है तो क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर टैन आता है तो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच पी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, बी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब याद रख सकते हो आसान से। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। जो हिंदी वाले होते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो ये कहते हैं एल ए एल बटे के ए, है ना, लाल बटे काका, लाल बटे काका, इस तरीके से, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, इस तरीके से करते हैं साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। ठीक है, चलो जाए तो फिलहाल तो हमने कहा सर साइन फाइव इक्वल टू हमें इतना मिला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो तो परपेंडिकुलर बताओ मेरे को, आप मेरे को बच्चे ये बताओ कि परपेंडिकुलर, देखो आपने अगर इसको अगर एंगल माना है तो आपके लिए ये आपका क्या हो जाता है। देखो जिस जिस मतलब देखो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो 90 डिग्री का सामने का जो साइड होता है वो हमारा होता है बेस, ठीक है। तो ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, बेस नहीं, ये हमारा होता है हाइपोटेनस। ये हमारा क्या, हमेशा ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने का एंगल हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, दैट इज ये हमारा हाइपोटेनस है। अब ये फाई जिस साइड से कनेक्टेड होता है ना, यानी कि ये थीटा, ये एंगल जिस साइड से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं बेस। तो ये हमारी क्या है, बेस है। तो ये भाई क्या बन गई, हमारी बन गई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मान लो अगर ये फाई यहाँ पर होता तो आप इसको मानते बेस, और ये आपका होता है परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस होता है फिक्स, ठीक है। तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आपने कितनी मानी है, ए। तो साइन फाइव इक्वल टू क्या कहोगे, साइन फाइव इक्वल टू कहोगे ए। अच्छा, फिर आपने कहा सर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो सर आपका ये है, यानी कि आर। अब आर का सर क्या लोगे, अब आर वेक्टर आर ऐसे रखोगे। अच्छा, वेक्टर आर मान लो आप रख दोगे, वेक्टर आर रख दोगे। अच्छा, वेक्टर आर की देखो वैल्यू क्या रखोगे, तो देखो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस, मतलब भाई देखो ऐसे है, ठीक है। आपने कहा सर ये मेरी यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये मेरी ए है, ये मेरा फाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मान लो आपका, आपने कहा सर ये हमारी है ओ सी पी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी आपका क्या, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का कितना है, ए का स्क्वायर प्लस सी पी का कितना है, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो ओपी है, दैट इज आपका जो हाइपोटेनस है, वो क्या मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना। ओपी स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो ओपी, ओपी मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो इस आर की जगह हम क्या रखते हैं, हम ये रख सकते हैं क्या, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये तो करेंगे, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये क्लास 10 वाली बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया, आप ये मत कहना सर ये तो सर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो देखो, तो साइन फाइव की वैल्यू हम क्या रख दें, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हम म्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं, अपॉन 4 पाई को भी बाहर ले लेते हैं, आई को भी बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, और ये जो साइन फाइव की जो वैल्यू आएगी, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो कहाँ से हम राइट कर रही थी, ओके देखो, तो हमने कहा सर ठीक है, आप यहाँ पर चाहे आर रखो, ए अपॉन आर रखो, या जो है ऐसे, एक मिनट ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, एक बार में अगर स्टेप देखो गड़बड़ की है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू रख लेते हैं क्या, ए अपॉन आर रख लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, और देखो क्या बच जाएगा, डीएल, जो डीएल है वो अंदर इंटीग्रेशन के रह जाएगा, और मैंने आपको डीएल का इंटीग्रेशन करना बताया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो फाइनली आपने कहा सर बी इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी अपॉन आर स्क्वायर, नहीं सॉरी आर क्यूब हो जाएगा ना, डी अपॉन आर क्यूब। बोलो होगा, एक मिनट यार क्या कर रहे हैं, ये आई है ना, क्या ही कर रहे हो सर आप, आई अपॉन आर क्यूब इंटू ए, ठीक है। और ये डीएल बाहर निकल करके क्या हो गया, एल, सेम वही चीज, एल आपकी क्या है, सरकमफेरेंस है, पूरे वायर की क्या है, एल क्या है, एक सरकमफेरेंस है ना, पूरे वायर की लेंथ। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो इस एल की जगह हम क्या रखते हैं, 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन
2πIa/2 ठीक। अब देखो यहाँ से 4 पाई है। अरे यार गर्मी की वजह से दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। देखो ये आर से ये आर एक बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा कहीं तो मिस्टेक कर रहा है हम, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है भाई। एल है ना, तो एल हम जो है वो क्या लेते हैं 2 पाई इंटू रेडियस। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, रेडियस लेते हैं ना बच्चे, रेडियस रेडियस रेडियस। देखो तो यहाँ पे हमने रेडियस क्या माना है, क्या हमने यहाँ पे रेडियस आर माना है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे हमने रेडियस ए माना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ना कि आर रखेंगे, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। ये होगा ए, तभी तो कहें भाई फॉर्मूला तो ऐसा नहीं होता है। देखो तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये आर क्यूब ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू ये 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम में, तो क्या मिलेगा आपको b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, है ना। अच्छा IA² अपॉन आर क्यूब, बोलो यही तो मिलेगा। ये आपका मिल गया फॉर्मूला, ये आपका मिल गया फॉर्मूला। मान लो आपने कहा कि देखो अभी हम बात करते केवल एक टर्न की बात करते कि केवल एक ही वायर है। मान लो बहुत सारे वायर हो जाएं यूं ऐसे खचाक खचाक खचाक, बहुत सारे वायर आ जाए, ठीक है ना, बहुत सारे वायर, आपने बहुत सारे वायर ऐसे जल्दी जल्दी क्या कर दिए, लपेट करके आपने एक कॉइल बना लिया, है ना। तो आपने कहा कि सर क्या हो इफ एन टर्न ऑफ कॉइल, अगर कॉइल का एन टर्न हो तो क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट IA² अपॉन 2r क्यूब इंटू n, वेयर एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न, जो कि आप पहले ही बता चुके हो। क्लियर है? अच्छा अच्छा। अब देखो मान लो क्वेश्चन में जो है आपसे अभी आर नहीं दिया, है ना, ये जो डिस्टेंस है, मान लो बच्चे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको आर नहीं दिया, ये आर नहीं दिया, तो आप मेरे को बताओ जब भाई अगर ये आर अगर नहीं दिया तो इस आर की जगह आप ये चीज़ रख सकते हो क्या? ये चीज़ काम आ गई ना आगे भाषण में, तो इस आर की जगह आप ये चीज़ इतना रख दो, है ना। आपने कहा कि सर और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू हम ये भी कर सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई अपॉन A² अपॉन 2 इंटू आर की जगह कितना रखना है, अंडर रूट A² प्लस x² के पावर 3। बोलो ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, है ना। अच्छा अच्छा, तो अब देखो, अब इस रूट को अगर आप बाहर निकालोगे, आप समझ रहे हो, इस अगर आप रूट को अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इस रूट को आप बाहर निकालोगे, जैसे कहते हैं ना आप x अंडर रूट x है तो इसको बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा A² प्लस x² के पावर 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई A² अपॉन 2, और ये हो जाएगा A² प्लस x² के पावर 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3। देखो 1 इसका किया, इसका इस रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा 1/2 पावर में, और इसका इंटू 3 है तो कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है? क्लियर है? 3/2 ये मिला आपको, 3/2 मिला, ठीक है। तो फाइनली ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। और मान लो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर n ले रहे हो तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ से फॉर्मूले मिल रहे हैं, कोई नहीं, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ये वाला, ठीक है। बाकी आप बना लो, रटना नहीं है, सभी को रटना नहीं है, बस केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाँ सर इतना आया था, ये वाला, है ना, ये वाला इतना मेरा फॉर्मूला आया था, ठीक है। उसके बेसिस पे आप बहुत सारे फॉर्मूले जो है बना सकते हो। अब यहाँ से ये आपका हो गया खत्म, लेकिन यहाँ से हम जल्दी से स्पेशल हम 3 केसेस देख लेते हैं। ओ माय गॉड, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं 3 केसेस। वो 3 केसेस क्या हैं, चलो आप तो देख सकते हो। हाँ सर मैं तो सर देख लेगा, मैं तो सर इस वीडियो को मैं तो सर 2 बार में करके देखेगा, बट मेरे को तो एक ही बार में करके बनाना होता है ना। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हो आप ही बच्चे, उठा रहे हो अच्छे से फ़ायदा, ठीक है। देखो तो हम यहाँ से स्पेशल केस देखने वाले हैं, है ना। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, क्या, ये चीज़, ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई A² n अपॉन, याद ही रखना है। हम जो ये हमारा मेन मतलब मिला ना, इसके थ्रू फिर हम ये अप्लाई किए, है ना। अब हम यहाँ पे स्पेशल 3 केसेस देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
देखो, तो फाइनली उस चीज़ को हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था भाई हमारे पास, ये था हमारे पास म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा कोई बात नहीं, याद रखो। ठीक, चलो, तो हमने कहा सर केस नंबर 1 इसमें भी आ गया सर। अभी तो मैथ में सर केस पढ़ रहे थे, अभी सर इसमें भी कैश पढ़ा रहे वाले। कैश है भाई, कैश, केस जो भी कह लो, केस सॉरी केस है मतलब कैश। हाँ, केस पढ़ोगे तो कैश मिलेगा, क्या क्या बोलना है, गर्मी मतलब दिमाग जो है ना पागल हो जाते हैं। देखो, तो हमने कहा सर पहली केस जो है भाई क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो एक्स है ना, वो मान लो, मतलब ये जो हम पॉइंट अगर यहीं पर अगर हम निकालते हैं तो ये वही वाला पहला वाला केस बन गया, याद आया पहला वाला केस बना। तो जब x इक्वल टू जब 0 है तो देख लो इसमें आप रख दो, x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन, देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0 के पावर 3/2। तो ये तो हट गया, ठीक है, यानी कि a के पावर 2 इंटू 3/2, ऐसे समझो a के पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, a के पावर क्यूब। तो डायरेक्टली लिख दें। फाइनली आपको फर्स्ट केस में आपको क्या मिला, b नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2a³। देखो ये ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, मे भी ऐसा मान लो इस पे क्वेश्चन भले ही ना पूछे, लेकिन अगर जब डेरिवेशन आएगा ना, मान लो 4 मार्क्स का अगर डेरिवेशन आएगा ना, तो स्पेशल आपको केसेस भी बताने पड़ेंगे, है ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, मतलब आपको केस भी जो है उसका डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहली केस आपने बता दिया क्या, कि हमारा जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। मतलब ये वाली पॉइंट 0 कर दो, एक्स वाली पॉइंट 0 कर दो, तो कितना मिलेगा आपको, ये वाला आपका फॉर्मुला मिलेगा। ठीक है, ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में सोचो क्या हो सकता है, सोचो। हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट P है ना, इस सेंटर से बहुत दूर है, समझ रहे हो, बहुत दूर लाई कर रहा है। तो आपने कहा सर केस नंबर 2 हमने क्या कर लिया कि व्हेन पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम किससे, व्हेन पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से क्या है, बहुत ज़्यादा, अपनी कॉपी में देखो बहुत ज़्यादा दूर कर दिया, तो देखो अगर बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या, मेरी बात समझो पहले, इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर सर बहुत ज़्यादा हमने अगर दूर कर दिया तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होगी कि अब देखो P जो है C से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो इसका मतलब है क्या, कि आप ये कह सकते हो क्या, कि जो x है ना, x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू a। आपने कहा सर मेरे पास इतना छोटा सा सर्किल था, बहुत ही मेरे पास एक छोटा सा ये जो सर्किल था, और हमने P जो है यहाँ पर ले लिया, हाँ समझ गए, P हमारे पास ये छोटा सा ऐसे वायर हमने लपेटा, और हमने जो P लिया वो बहुत ही यहाँ पर ले लिया, समझ रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ले लिया। तो देखो इसके कंपेरिजन में इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस बहुत ही छोटी हो जाएगी, दैट इज a इज मच लेस देन x, कह सकते हैं a इज मच लेस देन x। तो अगर a अगर बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो अपॉन में देखो ऐसा जब भी करते हैं बच्चे, तो अपॉन में जो भी a की वैल्यू होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, जो भी a स्क्वायर की वैल्यू होगी हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपने कहा सर मेरे पास ये मेन फॉर्मूला था, क्या था, देखो ये वाला, देखो यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये मेन फॉर्मूला है ना आपका जो आया था, है ना। तो आपने कहा सर यहाँ पे हम x को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। ऐसा क्यों ऐसा मिलेगा भाई, सिंस a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कि हम केवल अपॉन वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों, देखो आपने कहा सर मेरे पास अपॉन में 0.002 था, ठीक है, और मैंने सर इसका स्क्वायर कर दिया, हाँ, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू और क्या मिलेगी, और ज़्यादा छोटी मिलेगी, ऊपर जाएगी तो और ज़्यादा आपको इसको डिवाइड कर रहे हो, समझ रहे हो। तो मतलब स्क्वायर में है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल है ना, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपॉन वाली वैल्यू को। तो आपने कहा कि सर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे हमारे पास ये जो कंडीशन थी ना, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ना। तो आपने कहा सर इसके देखो हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन
हो बहुत आराम मिला। ए स्क्वायर क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया तो गया, तो कितना बचेगा आपके पास, केवल आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये बचेगा। मजा आ रहा है नहीं आपको, ये मजा आ रहा होगा, हवा हवा चल रहा है आपके पास। चलो देखो ये आया इतना, ठीक है। गर्मी में ऐसा होता है, दिमाग पता नहीं कब पागल हो जाता है। चलो देखो, तो अपने का सर ऐसा हो गया, तो अब इसको चलो ओपन करो, तो x ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो b मिला वो क्या मिला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2x3, ये तो मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गई, 2x3। चलो ये आपको मिल जाएगा फाइनली, है ना, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में क्या करता है ना कि यहाँ से जो रेडियस है ना, रेडियस को एरिया के टर्म में रखा है। कैसे रखा है देखो, समझ लेना, वरना कहोगे सर ये तो आप बताया ही नहीं। देखो तो अब हम जानते हैं भाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है 2 r, बट यहाँ पे हमारे लिए r नहीं है, यहाँ पे हमारा r जो है वो a है ना, रेडियस हमारा कितना भाई a ही तो है, तो 2 a। अब यहाँ से इस सॉरी ए इज इक्वल टू होता है 2 a, ठीक है। तो सॉरी क्या कर रहे हो सर, अभी क्या कर रहे हो, देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है, सॉरी ए स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, एरिया का सर्किल यही तो होता है। तो यहाँ से आप ए को ही छोड़ दो, ए स्क्वायर को ही छोड़ दो, क्या हो जाएगा ए अपॉन पाई। तो कुछ बुक में क्या किया है कि इस ए स्क्वायर की जगह क्या रख दिया गया है, ए अपॉन पाई रख दिया गया, मतलब कुछ ऐसे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए एन अपॉन 2 x3, बोलो यही तो होगा। तो ये भी ऐसे कुछ बुक में ऐसा दिया गया है, तो कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, मान लो बोल दिया प्रूव करो ये, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो ये हमने केस नंबर 2 की बात कर ली, जल्दी से मिटा दो, कर लो, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये टॉपिक चला गया, नहीं केवल समझाने में गया है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कुछ नहीं है, वही बस है बी वाली वैल्यू, बस वही आपको प्रॉब्लम करती कि सर बी का डायरेक्शन ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें, हाँ, और स्पेशली ये भी आपको प्रॉब्लम करता है कि सर ये डीएल वीएल कैसे, ये ऐसे कैसे, हाँ। तो एरो बुक में एरो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आप अगर उसको फील करोगे अपने डेली लाइफ में ना, तो कुछ इस तरीके से होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा। चलो तो बच्चे हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। देखो केस नंबर 3 देखो क्या हो सकता है, गेस करो क्या हो सकता है केस नंबर 3। देखो यहाँ से ऐसे देखो, केस नंबर 3 देखो, बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ए है और यहाँ से यहाँ तक की ये जो एक्स है, हम इसको आपस में बराबर कर लें। मतलब ये जो पॉइंट हम जो इतना दूर लिए हैं, इतना दूर ना लेकर के कुछ इतनी दूरी पर लें, इतना डिस्टेंस पर लें कि ये जो है आपस में क्या हो जाए, आपस में ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए। तो केस नंबर 3 में हम क्या कहेंगे सर, क्या कि व्हेन x इज इक्वल टू ए, दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉइंट लाइज इक्वल टू रेडियस, यानी कि जितनी बड़ी हमारी रेडियस है हमने उतनी डिस्टेंस में हमने अपने पॉइंट को ले लिया। चलो रख दो फिर से, इसी में रखना, इसमें रखोगे और किसी में मत रखना, केस वाले में मत रख देना, ये आपका मेन जो आपका मिला है ना उसमें रखोगे। तो फाइनली आपको देखो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, भी आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू रखना है एक्स, ओके, तो एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, जहाँ भी एक्स है उसकी जगह हम रख देते हैं ए। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखना है, ए रखना है, ए स्क्वायर की पावर 3/2। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करना, गलती मत करना यहाँ से, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू 2a स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक सर, यहाँ तक तो ठीक सर, मैं भी कर लिया यहाँ तक। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन, देखो अब ऐसा नहीं कि इस 2 और इस 2 को 4 कर देना, गलत हो जाएगा। इस 2 के पावर में भी 3/2 है ना। तो अगर है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखो 2 इंटू, हम पहले इस वाले 2 को लिख लिया, अब इस ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे, तो इस ए को स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2a3, बोलो 2a3 बचेगा। अब देखो, अब इस 2 के पावर भी कितना है, 3/2 है, मतलब कि इस 2 के पावर भी कितना है, 3/2 है। अच्छा, इस 2 की पावर कितना है भाई, 1/1 है, इस 2 की पावर कितना है, 1/1 है। तो अगर बेस अगर सेम होती हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1/1 प्लस 2 के पावर 3/2, दैट इज कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5/2 आ जाएगा ना। 1/1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2, यही तो आएगा, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए,
आगे बात में तो फाइनली हमें क्या मिल गया यहाँ से बच्चे, हमें मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन क्या हो जाएगा a इंटू 2 के पावर 5 अपॉन। ये स्पेशल ऐसे प्रूव करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो ये आपको लाना पड़ेगा। क्यों? तो इसके लिए बात समझ गए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये, देन उसके बाद आप थर्ड केस लगा करके डायरेक्टली ये कर देना। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये आप जब जस्ट प्रैक्टिस करोगे घर पे अपने बैठ करके अच्छे से। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली अपनी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जल्दी से देख लेते हैं कि सर इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सर क्या कैसे होगा, है ना। तो हेडिंग लगा लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। इस केस में हम अपने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि हमारी ये जो कॉइल है ना वो कैसे ट्रीट है। देखो अब इस कॉइल के दो फेसेस है ना, एक देखो आप मान लो आपने कॉइल को सर अगर ऐसे रखा है, आपने ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो इस कॉइल के दो फेस होंगे ना। इस कॉइल के दो फेस होने का मतलब कि एक आपकी तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये दोनों फेस कैसे ट्रीट करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चे, हेडिंग क्या लगाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हम इस बी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, बी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेम वही दो तरीके हैं आपको इसके डायरेक्शन निकालने का। पहला तरीका क्या है कि हम वही राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है क्लॉक रूल। अब सर ये क्या बला आ गई, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो बच्चे यहाँ से हम अपने क्लॉक रूल को समझते हैं, राइट हैंड थंब रूल तो ठीक है। अच्छा क्लॉक रूल देखो क्या होता है, देखो क्या पूछता है, ऐसे बोल देगा कि मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये एक ऐसे सर्किल था, ये एक ऐसा सर्किल है, तो सर दोनों में फर्क है, भाई दोनों ही सर्किल है, कोई बात नहीं। देखो अभी अभी आपको फर्क समझ में आता है। आपने कहा सर हम फर्स्ट वाले में हमने जो करंट है हमने कुछ ऐसे फ्लो करा दिया, और सेकेंड वाले में हमने जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो करा दिया, समझ गए, इस तरीके से। और फर्स्ट वाले में इस तरीके से हमने करंट को फ्लो करा दिया। देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा, ऐसे दो करंट ऐसे बता देगा और बोलेगा कि चलो बताओ इसका ये जो फेस है ना, ठीक है, समझ लो, यानी कि देखो फेस यानी कि अगर ये एक सर्किल है तो इसके दो फेस होंगे, एक आपकी तरफ और एक इस तरफ। तो ये कहेगा कि चलो बताओ ये जो आपका ये जो टॉप वाला जो फेस है, यानी कि जिस फेस में आपको जो करंट ऐसे फ्लो होता हुआ जो दिख रहा है ना, ये जो आपका फेस है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कैसा ट्रीट करेगा, एज अ साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा या नॉर्थ पोल की तरह। पहली चीज इसको दे देगा, कुछ करंट का डायरेक्शन ऐसे बता देगा, और इसमें बोलेगा कि चलो इसमें बताओ इसमें जो आपकी जो ये जो आपका जो फेस दिख रहा है वो कैसा ट्रीट करेगा, मतलब एज एक साउथ पोल की तरह या नॉर्थ पोल की तरह। कुछ नहीं, जैसे क्लॉक में बेसिकली देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हमारी जो घड़ी की सुई जो होती है ना वो दो तरीके से मूव कर, मतलब दो तरीके से एक ही तरीके से मूव करती है। तो एक को हम कहते हैं क्लॉक वाइज, यहाँ से बात समझो, एक आया हमारा क्या क्लॉक वाइज, और एक हमारा आया एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। अब ये क्या चीज़ है सर, देखो क्या बताया गया, ठीक है, ये रूल है। तो ये बताया गया कि अगर हमारे किसी लूप में करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा होगा तो हमारा वो जो सरफेस है ना, वो जो हमारा जो फेस है वो ट्रीट करेगा एज अ साउथ पोलैरिटी की तरह। समझ में आ गई बात? तो देखो इस वाले में ये देखो ये कैसे, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये तो होता है ऐसे तो होता है क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें हमारा ये जो हमारा जो सरफेस है वो कैसा ट्रीट करेगा, एज अ साउथ पोलैरिटी की तरह ट्रीट करेगा। साउथ पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो, मतलब करंट जो मतलब हमारी जो फील्ड होगी वो फील्ड लाइन जो होगी, भाई देखो फील्ड लाइन हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ही तो मतलब हमें समझना है। तो हमें ये जो फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से, आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही चलती है, ठीक है। तो हमारा ये जो सरफेस होगा, ये वाला जो टॉप वाला जो सरफेस होगा वो हमारा एक साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा। अच्छा ये देखो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बताया गया कि अगर किसी लूप में करंट, अगर किसी लूप में ध्यान समझो, अगर किसी लूप में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलती है, ठीक है, तो हमारा वो जो फेस होगा वो एक नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर है? तो अगर क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा वो जो फेस होगा वो एज अ ट्रीट करेगा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो ट्रीट करेगा कैसा, एक साउथ पोल की तरह,
ठीक है। क्लॉकवाइज में आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, और अगर करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ पोल मिलेगा। ओके, क्लियर है। इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, आप लिख लोगे। ओके, सेम वही चीज़ मैंने जो आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज में है तो आप कहोगे कि हमारा वो जो फेस है भाई वो हमारी एक साउथ पोलैरिटी की तरह ट्रीट करेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप कहोगे हमारी जो वो जो फेस है वो एक नॉर्थ पोलैरिटी की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो साउथ पोल दैट इज, ये देखो आपका कैसे, ये आपका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है दैट इज ये आपका एक साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक नॉर्थ पोल है तो ये आपका एक नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। मतलब देखो कुछ ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। ये इस करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये लो साउथ, इस डायरेक्शन में देखो एरो का निशान, ये समझने के लिए अपना अपना वो है तरीका है। तो बुक में भी ऐसे ही कुछ दिया गया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई है ना। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो है आज 3 वीडियो आएंगे, ये भी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप पूरी वीडियो अगर आप देख रहे होगे तो आप दोबारा वीडियो के लिए सर वीडियो नहीं चिल्लाओगे, है ना। आज हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे फिजिक्स के, है ना, तो ज़्यादा चिल्पो आप नहीं मचाओगे, ठीक है। देखो अच्छा, एक छोटी सी और हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन हो रहा है वो कैसे, मतलब कब ज़्यादा या फिर कब कम हो जाता है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने कहा कि मान लो मैं यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था ओ यानी कि मतलब आपका ये जहाँ पर भी मतलब आपने जो स्मॉल एलिमेंट आपने जो लिया था ना, स्मॉल एलिमेंट आपने जो करंट लिया था वो है, और मान लो ये जो डायरेक्शन आपकी ये शो कर रही है डीबी, है ना, या बी की मैग्नीट्यूड ये शो कर रही है, और ये जो शो कर रहा है ये आपका शो कर रहा है एक्स। ठीक है, कि एक्स डिस्टेंस पर हम जैसे जैसे हम देखो डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाए, देखो डिस्टेंस हमारी जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी हमारी देखो डिस्टेंस, जैसे मान लो इधर भी हमारा एक्स है, ये इधर भी हमारा एक्स है, तो हमने कहा सर जितनी अगर हमारी डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही वीक होगा। जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या हो रही, बढ़ रही है, अचानक से यहाँ पे बढ़ जाएगी। फिर से मान लो हम देखो दूर जाने लगे, देखो अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये दूर जा रहे हैं ना, तो फिर अगर हम ये दूर जा रहे हैं तो फिर से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जितनी दूर हम जाते जाएंगे उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और एक ऐसा भी समय आएगा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी जो कर्व टाइप से जो बनता था वो अब एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो फिलहाल आपको इतनी बातें समझ में आई, है ना। मैं आपका ये इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो आपको समझ में आया, ठीक है, क्लॉक रूल आपको समझ में आया, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये कमेंट करके बताओगे, और मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी जस्ट 2 वीडियोज़ अभी और भी अपलोड होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को वीडियो समझ में आया, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको 2 बार में करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, और अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।